जब बैक टू बैक फिल्में रिलीज नहीं होती हैं, लड़का जयपुर से आया है सपनों के साथ, उसको लग गया मनी मन में मैं अभी स्टार बनूंगा बड़े पर्दे का, एक्सपेक्टेशंस होती है, ड्रीम्स होता है, ये सब होता है ना भाई। बिल्कुल होता है। और फिर जब वो नहीं होता है, स्पेशली एट अ वेरी यंग एज, या यहाँ पे लगता है। बहुत लगता है। अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय वाला। हाँ, फिर देन दैट वेंट टू आदित्य रॉय कपूर। टीवी तो नसों में घुस जाता है लोगों के घरों के अंदर, वो आपके बेडरूम में होता है सीधा, तो आप सीधा लोगों के बेडरूम में घुस जाते हैं। सो दैट हैपेंड दैट, बिकॉज उसके बाद में वो जहाँ जाते थे उनको हर कोई बोलता था कि आप आशीष के पिताजी हैं, एंड दैट्स व्हेन ही गॉट इमोशनल वन डे। तो आप क्या डिसइल्यूशन्ड हो गए थे हिंदी फिल्मों के साथ? थोड़ा फेथ चला गया? फेथ होता है ना कि यार अच्छा ये इंडस्ट्री है जो शायद बाहर के लोगों को भी मौका देगा, सच्चा रहेगा, और बार बार आपके साथ आपका पत्ता कट रहा था। आई क्राइड एंड आई लेफ्ट in while I was preparing for the role. I told Archana that I will not be able to do it. Let's shut this project. खिचड़ी। हाँ जी. Being so successful in television after a point of time became a hurdle in my progress. खिचड़ी में आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखे थे ना? हाँ. क्या थे वो? Financially, obviously, you need money to make film, and आपने एक फिल्म बनाई थी जो एक हिंदुत्व मूवी थी, क्या आपको बैकलैश मिला था फॉर बीइंग एन अंधभक्त? दोनों तरफ से मिला था. मेरी गलती ये थी कि मैं किसी और के कन्विक्शन के साथ चला गया फिल्म में. एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट का कन्विक्शन था कि भाई जो लिखा हुआ है और जो डायरेक्टर मेरे बोल रहे हैं वो मुझे करना है, वो सही है. पर आई थिंक गलत था. आपके पिताजी अनवेल थे ना? कितने टाइम के लिए वो अनवेल थे? अनवेल तो मतलब अनवेल इज़ अ स्मॉल वर्ड. ही वॉज he's come back from the dead. So मैं रचना वहाँ खड़े हुए and I just said, पापा हम आ गए. And a tear rolled down his eyes and his finger just moved slightly. भाई क्या हमारे इंडस्ट्री में असल दोस्त बनते क्या, रियल फ्रेंड्स? नहीं, ज़िंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप अपने स्पाउस में करिए. लोग तुम्हें एरोगेंट समझते हैं? हाँ होता है. क्यों? बिकॉज आई स्पीक माई माइंड. बड़ा मज़ा आया आज सिद्धार्थ के साथ बात करके, और विरले ही ऐसा होता है कि आपको ऐसा होस्ट मिले जहां आप दिल से बात कर पाएँ. क्यों? क्योंकि आप सुने जा रहे हैं, क्योंकि आप दिल से दिल की बात रख पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि दिल से बात सुनी जा रही है. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर हैविंग मी, एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल. यू लव इट. सिया के राम, गुनाहों का देवता, रंग रसिया, आशीष शर्मा को सारी जगह हम लोग ने देखा हुआ है. बट व्हाट एन इनक्रेडिबल स्टोरी. आशीष मेरे भाई कैसा है? फर्स्ट क्लास. कैसे हो आप सिद्धार्थ? बहुत अच्छा भाई. 2006 में आशीष जयपुर से मुंबई आया. जी. क्या करने आया? एक्टिंग करने. पर अगर आप वैसे देखें तो एक्टिंग सीखने आया था सबसे पहले तो. क्योंकि स्कूल से कॉलेज में जयपुर के अंदर बहुत थिएटर कर रहा था साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द स्टडीज़. फिर एक घटना घटी. एक रियलिटी टैलेंट हंट शो आया था सबसे पहले. आई थिंक ZTV पे था शायद. आई डोंट नो. सितारों का खोज, सिने स्टार्स की खोज. हाँ. तो उसका फर्स्ट एडिशन था. आई थिंक एक ही एडिशन आया था उसको, उसके बाद में कुछ आया नहीं उसमें. सो दे वर ऑडिशनिंग थ्रू आउट द कंट्री. सो जब राजस्थान का ऑडिशनिंग चल रहा था तो उसमें आई हैड पार्टिसिपेटेड और सेलेक्ट हुआ मैं. फाइनल राउंड तक पहुंचा मैं पूरे राजस्थान से. और आई थिंक वो टॉप 2 कंटेस्टेंट्स को मुंबई आना था. और मुझे आज भी याद है 21 नंबर था मेरा कंटेस्टेंट नंबर. मैं परफॉर्म कर रहा था. आई थिंक सोनाली बेंद्रे जी, साजिद खान एंड अनुराग बसु वर दी जजेस. और आई स्टिल रिमेंबर फाइनल में द होल क्राउड, उसमें आते ज़्यादा मेरे दोस्ती थे, तो होल क्राउड वाज चैंटिंग 21 21 21, और मेरा नहीं हुआ. और फर्स्ट 2 लोग ही थे, वो उनका मुंबई आना हो गया. एंड आई वाज इनसाइड द ग्रीन रूम. मैं अपना बैग वगैरह पैक कर रहा था और एक भाई साहब आए जिनको मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में, और वो रो रहे हैं प्रोफ्यूजली, इज़ क्राइंग. और रोते रोते उन्होंने कहा,
भाई आपका होना चाहिए था, भाई आपका होना चाहिए था। और मुझे समझ में नहीं आया भाई मैं तुझे कंसोल करूँ, तू मुझे कंसोल करे, मैं क्या करूँ। एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम देयर टिल द पार्किंग लॉट। पूरा क्राउड वापस बाहर निकल रहा था, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे एंड वी वर गोइंग टिल द पार्किंग लॉट। वो वॉक जो थी मेरी फ्रॉम द एम्फी थिएटर टिल द पार्किंग लॉट, ईच एंड एवरी वन हु मेट मी ऑन द वे सेड द सेम थिंग, भाई आपका होना चाहिए था, बेटा आपका होना चाहिए था, अंकल आपका होना चाहिए था। एंड दैट वाज द नाइट आई डिसाइडेड दैट मैं इसको, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने डैड को बोला कि पापा मुझे मुंबई जाना है। सो डैड सेड जस्ट वन थिंग कि चकाचौंध में पढ़ के मत जाना, अगर इसको करियर बनाना है तो फिर इसकी सलीके से पढ़ाई करो, एंड टेक इट सीरियसली एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन। तब मैंने प्रोफेशनली स्टार्टेड सर्चिंग कौन से स्कूल्स हैं क्या हैं। मैं एनीवेज पहले एनएसडी की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे थिएटर करते हुए वो 20 प्लेस का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होता है। बट देन जो मेरे टीचर थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि बेटा, वो खुद एनएसडी से थे और खेर सर के ही बैचमेट हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी तुम यहाँ पे 6 साल से तो मेरे साथ कर रहे हो, अब तुम एनएसडी जाओगे ग्रेजुएशन करके, फिर तुम और 3 साल वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, फिर तुम मुंबई जाओगे काम करने के लिए, फिर वहाँ पर तुम्हें 3-4 साल में काम मिलेगा, 30 साल के तो हो जाओगे, काम कब करोगे। सो ही गेव मी वेरी प्रैक्टिकल थिंग कि आप मुंबई जाओ, साइमल्टेनियसली वहाँ पर काम करो। मैं मेरे दोस्त को फ़ोन करता हूँ, खेर साहब को फ़ोन करता हूँ, यू गो एंड जॉइन स्कूल, ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड दिस, आई थिंक 3rd बैच था वो, इनिशियली शुरू हुआ था, तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मैं बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपना चश्मा हटा दें, चलेगा? अरे सर ये लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आंखें बहुत बात करती हैं। बिल्कुल सर, बहुत थैंक यू बात सो मच मेरे भाई, अप्रिशिएट इट, थैंक यू भाई। नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि एक्टर्स और इंसानों की जो आंखें होती हैं वो Yes, सब बताती हैं, तो बिल्कुल। थैंक यू। मैंने सुना है कि आपने 2-3 फिल्मों में एक्टिंग किया, हीरो थे आप, और रिलीज नहीं हुई। नहीं, मैंने एक्टिव पेपर्स ज्वाइन किया, उससे बाहर निकला ग्रेजुएट होके, और उसके आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंगली उसके 3 महीने बाद मुझे एक ऐसी छोटी सी, मैं घर गया था जयपुर वापस, तो मेरे डैड उस समय मतलब सर्विस में थे, आईएएस ऑफिसर थे, तो उनसे क्लैप लेने के लिए एक राजस्थानी फिल्म का आदमी आया हुआ था, भाई दे वर शूटिंग अ राजस्थानी फिल्म। मैं बस डैड से मिलने गया, क्योंकि मैं यहीं से मुंबई से गया था वापस, मैं मिलने गया डैड से ऑफिस में, तो उन्होंने देखा और बोले हमारे खाटू श्याम जी आ गए, हमारे खाटू श्याम जी आ गए। सो दे वर मेकिंग अ फिल्म ऑन खाटू श्याम, जो भगवान है उनके ऊपर, एंड आई हैड लॉन्ग हेयर्स, और मैं बड़ा हष्ट पुष्ट तो था ही, तो मैं चला वहाँ पे, तो दे सेड के हमारे खाटू श्याम जी मिल गए, एंड दे सेड काम करोगे, मैं क्या काम करना है, एंड आई वाज यंग, आई वाज 21-22 दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और बाहर निकला था ताज़ा ताज़ा, गर्म खून था, कहा चलो, बोला 9 कैरेक्टर करने मिलेंगे, मैं कहा वाह चलो करते हैं, फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट आई डिड इट। एंड टू माई सरप्राइज़ जब वो फिल्म बनी और उसका एक प्रीमियर राज मंदिर जयपुर में हो रहा था, so somebody came to saw that premiere who was the producer of a Hindi feature film. He saw me there, इंटरवल में वो आए, उन्होंने बोला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप मुंबई जाओ और आशु त्रिखा से मिलो, डायरेक्टर आशु त्रिखा से। I was like, हाँ, he is directing the film. He called Ashu ji and I came here, and that was my first film that I did post that was called जिंदगी तेरे नाम, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता आफ्टर 21 years आ रहे थे, and I was playing the younger version of them. हाँ जी, उन लोगों की एक पूरी कहानी थी, I was playing that. It was based on notebook, loosely based on the notebook, and just imagine, आप पहली बार आए हैं, आप इतने जवान हैं और आपको आशु त्रिखा सामने मिला है जिन्होंने अर्जुन रामपाल को लॉन्च किया है, और आपके सामने मिथुन दा हैं, साजिद वाजिद का म्यूज़िक है, और आपके पास भयानक गाने हैं, सरोज खान आपकी कोरियोग्राफर हैं, सो यू, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, बट वी टुक अस अ ईयर टू फिनिश द फिल्म, एंड देन फिल्म डिडंट रिलीज़, वो फिल्म नहीं रिलीज़ हुई समय पर, बाद में, बहुत बाद में रिलीज़ हुई, जब मेरी LSD भी आ गई, मेरे गुनाहों भी आ गए, उसके बाद जाके वो फिल्म कभी रिलीज़ हुई, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पर ऐसा उस वक्त हुआ। फिर जब मैं उसमें काम कर रहा था, तो उसमें एक देयर वाज अ कैमरा ऑपरेटर हु रिकमेंडेड मी फॉर अनदर फीचर फिल्म, सो आई वेंट एंड मेट, उस वक्त 1971 आई थी सागर्स की, मनोज वाजपेयी वाली, सो दे वर मेकिंग द नेक्स्ट फिल्म, और उस वक्त फॉक्स स्टार नया नया इंडिया में आया था, एंड दे वर प्रोड्यूसिंग इट,
और इट वाज कॉल्ड आला उदल. इट वाज अ पीरियड फिल्म ऑन आला एंड उदल. सो आई वाज उदल इन द फिल्म. और उसको अमृत सागर प्रोड्यूसर डायरेक्ट कर रहे थे उस समय. एंड सो वी डिड होल थिंग. और उसमें मेरे वो फिल्म को काफ़ी समय लगा क्योंकि मैं गिर गया था घोड़े से, मुझे चोट लग गई. काफ़ी समय तक शूटिंग हॉल्ट रही 6-8 महीना. फिर से हमने शूट किया, बट एनीवेज वो फिल्म ख़त्म हुई. उस समय आई थिंक वही कुछ फॉक्सर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, फिल्म रिलीज़ नहीं. फाइनली दे रिलीज इट इन आई थिंक उन्होंने सैटेलाइट प्रीमियर किया उसका कुछ तो. एंड दे डिड इट ऑन आई थिंक स्टार गोल्ड. उस वक्त नया नया लॉन्च हुआ था. सो उन्होंने उसके ऊपर में उसको प्रीमियर किया. वो नहीं आई बाहर. देन आई डिड देयर वाज अनदर फीचर फिल्म आई डिड जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाई. ड्यूरिंग दैट फिल्मिंग I met Atul Mongia, and he kind of recommended me to Divakar Banerjee for LSD. And that film was in a jiffy, like 3 महीने में हमने शूट किया, फिल्म बाहर आके रिलीज हो गई. So that was my first film which got released. जब बैक टू बैक फिल्में रिलीज नहीं होती हैं, लड़का जयपुर से आया है सपनों के साथ, उसको लग गया मनी मन में मैं अभी स्टार बनूंगा बड़े पर्दे का, एक्सपेक्टेशंस होती है, ड्रीम्स होता है, ये सब होता है ना भाई. बिल्कुल होता है. और फिर जब वो नहीं होता है, स्पेशली एट अ वेरी यंग एज, यहाँ पे लगता है, बहुत लगता है. पर आई थिंक इट्स इन द अपब्रिंगिंग. हमको ना बड़ा ऐसे किया गया. मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरे पिता IAS अधिकारी, RS अधिकारी थे, फिर IAS अधिकारी बन गए. और ही हेल्ड प्रोलिफिक पोर्टफोलियोज इन राजस्थान. वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, SDM रहे, ADM रहे. बहुत पर्क्स थे. पैसे नहीं थे, पर पर्क्स बहुत ईमानदार ऑफिसर थे. तो कोई पैसे नहीं कमाए उन्होंने, इज्जत बहुत कमाई. पर्क्स थे. तो हमें बड़ा वैसे किया गया कि हमें वो पर्क्स कभी दिए नहीं गए. हमें खुद से सब कुछ करना होता था. मतलब ऐसा नहीं कि पापा के पास में ड्राइवर है, लाल बत्ती है तो हमें मिला, हमें नहीं मिली कभी. हम बस में बैठ के जाते थे, मैं और मेरे बड़े भैया. हम साइकिल से सफ़र करते थे, बसों में धक्के खाते थे जहाँ पे भी जाते थे. सो we were taught at a very young age that how to handle failures in life. हमारी एजुकेशन सिस्टम में और हमारी अपब्रिंगिंग में कोई नहीं सिखाता हमको. हमको दौड़ना सिखाते हैं सब. कि दौड़ो, तुम्हें दौड़ना है बस. जीतना हुआ तो अच्छी बात है, हर कोई तो नहीं जीत सकता, एक ही आदमी जीतेगा. पर हारोगे ना अंत में. पर हारे तो क्या और जीत गए तो क्या, उन दोनों के बाद की चीज़ कोई नहीं सिखाता हमको. How to handle success and how to handle failure. We are only taught to just run. दौड़ना सिखाते हैं हमें. दौड़ में जीतने के बाद में उसको कैसे संभालना है कोई नहीं सिखाता. और हार गए तो क्या, हमें कोई नहीं सिखाता. सो आई एम थैंकफुली मेरी अपब्रिंगिंग में कि हमको जीतने के बाद कैसे उसको संभालना है वो भी सिखाया गया. और अगर हार गए तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाया गया. तो हमें हमेशा एक चीज़ बोली गई थी बचपन से. पापा ने एक ही चीज़ बोली थी, देयर इज ऑलवेज टुमारो. ऑलवेज टुमारो. सो हम रात में सोते थे, सुबह उठकर फिर नई सुबह होती थी, एक नया दिन होता था. आप नए तरीके से तो खेलते थे, नए तरीके से जाते थे. एंड दैट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक आप स्पोर्ट्स खेलते हो, थोड़ा ना हर बार जीत जाते हो, 0 पे आउट हो जाते हो, कभी गिर जाते हो, चोट लग जाती है. यू स्टिल गेट अप. अगली इनिंग फिर आती है, फिर आप चौका मारते हो, फिर आप छक्का मारते हो. इट्स जस्ट लाइक दैट, लाइफ इज़ लाइक दैट. सो सेटबैक्स थे उस वक्त. पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये अब क्या करूँगा, हाय 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 तौबा, हाय हाय हाय. दैट पैनिक वाज नेवर देयर. इट वाज लाइक ठीक है ना, जिसका जब होना का जो हो जाएगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. सो आई केप्ट मूविंग ऑन. दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि 3 साल में एक फिल्म लेकर बैठा नहीं रहा मैं कि ये नहीं आ रही है तो अब हाय, जब तक नहीं आएगी मैं कुछ नहीं करूँगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मूव ऑन. अगर मैं मूव ऑन नहीं करता तो LSD तक पहुँच नहीं पाता. उस तक पहुँचा इसीलिए क्योंकि मैं लगातार दौड़ रहा था. और लगातार मुझे पता था कि आगे के लिए कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रिलीज़ होगी तो देखेंगे, 10 में से 1 तो होगी तब देखेंगे. देखा जाए तो LSD आपका पहला मोमेंट था बड़े पर्दे पर, राइट? जो पिताजी ने आपको बहुत बहुत सटीक और सही एडवाइस दिया था अबाउट सक्सेस, फेलियर्स. माता पिता का क्या रिएक्शन था कि फाइनली बेटा बड़े स्क्रीन? इमोशनल हो गए थे? नहीं, पेरेंट्स मेरे बड़े, पता नहीं, पिताजी तो मेरे, क्योंकि पिताजी मेरे के तबीयत से कवि हैं और इज़ अ राइटर. तो वो लिखते हैं बहुत, उनकी काफ़ी किताबें हैं, गज़लें छपी हुई हैं. तो वो बड़ा आर्टिस्टिकली देखते हैं चीज़ों को. तो उनका कहने का मतलब, एक्टर तो ठीक ही है यार,
ये रिएक्शन था उनका। बोले हाँ तो ठीक ठाक ही कर लेता है एक्टिंग तो। सो ये नेवर इमोशनल, बट हाँ दे वर हैप्पी, दे ऑब्वियसली उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मोमेंट था कि अपने बच्चे को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं। पर आई थिंक मोर देन दैट दे वर सीइंग कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि मैं इसको लास्ट कितना करूँगा। सो दे वर आइंग दैट, दे वर सीइंग दैट। सो जब बात भी हुई उसके बाद में तो बात यही थी कि क्या कब तक सस्टेन कर सकते हो इसको। सो दे वर वरीड अबाउट माई फ्यूचर बेसिकली। अगर कोई भी माता पिता आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो दे वर सीइंग कि हाँ वो देखकर उनको शायद ये लगा होगा कि हाँ ये ठीक ठाक कर लेगा, ये जी लेगा वहाँ पे। तो मोमेंट तो आया, पर पेरेंट्स कैरिड अवे नहीं हुए थे कि लड़का बड़े स्क्रीन पे आया। उन्होंने पूछा नेक्स्ट लक्ष्य क्या है, नेक्स्ट राह क्या है ना? उसके बाद काम मिलना आसान हो गया था एलएसडी के बाद? नहीं, माने उसके बाद भी स्ट्रगल? हाँ, क्या था वो? उसके बाद में भी काम एज सच अगर मैं बात करूँ कि जो मेरी इच्छा का मर्ज़ी का काम था वो नहीं आ रहा था। मर्ज़ी का काम का फिल्म्स करने थे आपको। सो आई वाज कॉल्ड फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म्स। पर होता क्या था कि जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक्शन रिप्ले के लिए आई वाज ऑलमोस्ट शॉर्ट लिस्टेड। अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय वाला? हाँ, फिर देन दैट वेंट टू आदित्य रॉय कपूर। सो ऐसे बहुत सारी फिल्म्स थी। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वाज रियलाइजिंग इज़ दैट कि अंत में हमारा 1 महीना 2 महीना उसमें गोल गोल हम घूमते रहते हैं। एंड देन इट इज़ समबडी और दी अदर जो कहीं ऑब्वियसली इसी लीनियज से होते हैं उनको आप कास्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इन द इनर सर्कल्स जो भी बातें होती हैं। सो व्हाट आई फेल्ट बैड अबाउट इज़ दैट कि डोंट वेस्ट माई टाइम और एनीबडीज़ टाइम। एट द एंड ऑफ द डे आई मीन यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर कि एक्टर के पास जो उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है उसका समय होता है। आपको उसकी वैल्यू करनी खुद को करनी पड़ेगी। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड वैल्यूइंग माई टाइम। आई स्टॉप्ड वेस्टिंग माई टाइम वेयर आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे मेरा समय का वेस्ट होगा। दैट इज़ माई मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। आई विल ओनली पुट माई टाइम इन द स्टफ जो मुझे कुछ फेच करेगा। एंड दैट वॉज इट। आई अंडरस्टूड हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। आई स्टॉप्ड ऑल दैट। एंड अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, long back my father has said that कि it is good to rule in hell than being ruled in heaven. So I was getting innumerable offers from television and I was saying no. And one fine day I got a call from the director of Ala Udal, who had become a producer in television. And he called me one fine day, निखिल सिन्हा उनका नाम है, ट्रायंगल फिल्म्स, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, उन्होंने डायरेक्ट भी की थी वो फिल्म। और he called one fine day saying that, और ये LSD के बाद ही की बात है, I think 6 months after LSD or something. He called me and I was down with viral. So he called me like क्या कर रहा है तू? मैं घर पे हूँ। तुझे टीवी क्यों नहीं करना है? क्या एप्रीहेंशन है तुझे? I said कि नहीं ऐसा कोई एप्रीहेंशन नहीं है, पर क्या है बताओ ना, आप क्यों ऐसे फ़ोन कर रहे हो? मतलब बीमार हूँ, अभी वायरल में पड़ा हूँ। तो कहते हैं तू, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, तू जाके मिल क्या, इमेजिन के हेड से मिल के, मैंने बात कर ली तेरी। I was like हाँ पर एक दिन तो दे दो, बुखार में हूँ। कहा ठीक है कल ड्राइवर भेज रहा हूँ। He sent his driver. I went to meet Imagine's head, who is Saurabh Tiwari, and he became a mentor after that. But I had no idea how television works. I had no idea you have to be really fortunate to even sit in front of a channel head. मुझे बाद में पता लगा कि आपकी उम्र बीत जाती है, आपको नाम तक नहीं पता होता कि चैनल में हेड कौन है। आप उनके सामने बैठने की बात छोड़िए। And I was just plain fortunate. I was sitting in front of Saurabh, and Saurabh, being a sweetheart, he asked me, what do you want and what will make you say a yes? I am making a kick-ass show. It is, don't take it as television. Television से क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं जानते नहीं, मुझे जो पता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्रोसेस जो है वो बड़ा टीडियस होता है। तो आई थिंक वो प्रोसेस मैं डियर नहीं कर पाऊँगा उस प्रोसेस से। एंड एज एन एक्टर मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है। सर क्या प्रोसेस है, क्या चाहिए बता मुझे, तुझे प्रेपरेशन का टाइम चाहिए? मैं कहा हाँ। 3 महीना तू चलेगा? सर ओके। लिटरेचर दूँ पढ़ने के लिए उसके बारे में, चलेगा? सर फाइन। मैं तुझे लखनऊ ले जाऊँ और उन लोगों से मिलवा दूँ, रिसर्च करवा दूँ, चलेगा? लाइक वेरी गुड। मैं कहा दिस इज़ द प्रोसेस।
बोले एग्जैक्टली, तो बताना तुझे क्या चाहिए, आई विल डू दैट फॉर यू. एंड Siddharth, I was, I think, the most fortunate one to even be in that position at that point of time. एंड इस मेरी सारी बात हुई, उन्होंने मुझे अपने राइटर से मिलवाया कि इसको जो चाहिए, इसको जो प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए, इसको जो करना है वो इसको करने दो. सेड आई नीड अ डायलेक्ट कोच, लखनऊ की भाषा है ये वो. बोले मिल जाएगा, सब हो जाएगा. एंड ही वॉज गेटिंग किक्ड अप विद वट एवर आई वॉज सेइंग, एंड आई वॉज इनोसेंटली सेइंग दोज थिंग्स. मैं मुश्किल से 23-24 साल का था, मैं, हाँ 25 साल का, सॉरी. मैं मुश्किल से, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, इनोसेंटली सारी बातें मासूमियत में बोल रहा हूँ मैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है. एंड ही वाज सेइंग हाँ 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 देते हैं ना, ये करते हैं. एंड इट हैपेंड, एंड गुनाह वाज लॉन्च्ड, एंड इट वाज अ रेज इन इंटीरियर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जी. रेज. उसका एक वो था बड़ा स्टाइल, वो कुर्ता पहन, बट इट वाज ऑन गैंगस्टर, इट वाज लूजली बेस्ड ऑन गैंगस्टर फ्रॉम लखनऊ एंड लूजली बेस्ड ऑन मैकबेथ. उनका मिक्स था. उस समय के लिए एक मेल ओरिएंटेड शो आना वाज इन एनी वे अ वेरी, मतलब बड़ी अलग सी बात थी, क्योंकि उस समय जो टीवी चल रहा था वो आज भी वैसा ही है, पर उस समय तो बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक होता था. पहला शो जो बहुत ही मेल सेंट्रिक, जिसमें आप सिर्फ एक गैंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी लव स्टोरी देख रहे हैं, और इट इज़ मैकबेथ, वेरी लूजली बेस्ड ऑन मैकबेथ. अगर मैं वैसे बोलूँ तो ओमकारा जैसा एक जोन था वो बेसिकली, और उसमें आपको ओमकारा करने का मौका मिल रहा था. दैट वाज द सीन. एंड सो दैट वाज द टाइम, जो आप मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन पूछ रहे थे ना, बिकॉज दैट्स व्हेन इट हैपेंड. बिकॉज जैसे ही वो लॉन्च हुआ, वो लोगों की टीवी तो नसों में घुस जाता है, लोगों के घरों के अंदर, वो आपके बेडरूम में होता है सीधा, तो आप सीधा लोगों के बेडरूम में घुस जाते हैं. सो दैट हैपेंड दैट, बिकॉज उसके बाद में वो जहाँ जाते थे उनको हर कोई बोलता था कि आप आशीष के पिताजी हैं, एंड दैट्स व्हेन ही गॉट इमोशनल वन डे. सो उस समय वो हुआ, एंड ही कॉल्ड मी, फ़ोन किया उन्होंने, और तब उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि अब तू वहीं रहना, वापस मत आना. इमोशनल हो गया था. हाँ, ये बोले कि अब मुझे पता है, अब तू वहीं रहेगा, वापस मत आना. बी देयर, तुम्हारी ज़िंदगी वहीं है, वहीं बनाओ अपनी ज़िंदगी. ही वॉज श्योर ऑफ इट कि हाँ, you'll be there. तुम अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि तुम्हें इतना सारा स्ट्रगल देखा था, फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी, रिप्लेस हो रहे थे फिल्मों में, LSD आई, पर उसके बाद भी संघर्ष था. फाइनली वो सुकून की नींद आई. सुकून नींद मैं पहले भी ले रहा था. वो प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी. आई वॉज ऑलवेज एट पीस विद माई, आई स्टिल एम. मतलब मैं कभी ऐसा उद्विग्न नहीं होता हूँ ज़िंदगी में, मतलब ऐसा पैनिक नहीं हो जाता हूँ कि हाय पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा. वट एवर वेर एवर आई एम इज़ बेटर देन येस्टरडे, सो आई एम हैप्पी, एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट. यहाँ पे आए थे, एक बैग लेकर आया था यार, उस वक्त तक एक घर था, सामान भर लिया था, उसमें किराए का ही था, पर सामान तो भर लिया था, गाड़ी ले ली थी, तो जहाँ से आया था वहाँ से तो बहुत आगे था. सो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नेवर, मतलब मैं कभी दुखी, निराश, उदास उस समय हुआ ही नहीं, मौका ही नहीं था, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आप हसल कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को समय नहीं देते ही नहीं हो समय कि आप उदास हो जाओ, हाय रुक के, उदास होके रुक के बैठ गए ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते आप. आई नेवर कैरीड दैट बैगेज. आई वाज लाइक चल आगे दूसरा देखते हैं यार, आगे चलो तीसरा देखते हैं. ये ना बाहर से जो बच्चे आते हैं ना, ये अक्सर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि खोने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं आपके पास में, और अगर आप वो माइंडसेट कंटिन्यू करते हैं ना कि मेरे पास में खोने के लिए कुछ है नहीं यार, क्या है, वापस चले जाएंगे घर. इसलिए वो निडर होते हैं. इसलिए आप देखोगे कि जो लोग बम्बई से बाहर से आए हैं, एंटरटेनमेंट बिजनेस हो, बिजनेसेस हों, आप देखोगे वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके पास वो जुनून है कुछ कर दिखाने का, और साथ में निडर भी है, जिसकी वजह से जब खोने का डर चले जाता है ना, तो आप बिंदास रहते हो, फ्री रहते हो. रिस्क लेना ही आपका जीवन है. आप रिस्क नहीं लोगे तो, पैदा होने सबसे बड़ा रिस्क है, आपकी माँ ने रिस्क लिया आपके लिए इतना बड़ा, आपको पैदा करके, तो अब क्या करोगे आप. सो यू हैव टू रिस्क इट. अगर आप खुद के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कोई और आप पे रिस्क लेगा. आप यहाँ पे बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे यश चोपड़ा कास्ट कर लेगा, वो 100 करोड़ का रिस्क आप पे क्यों लेगा.
XYZ कोई भी क्यों लेगा जब आप खुद अपने ऊपर रिस्क लेने को तैयार नहीं हो। खुद पे तो रिस्क लो, सामने वाले को ये तो बताओ कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ भाई कि हाँ मैं अपने ऊपर रिस्क लेना चाहता हूँ। आप खुद पर रिस्क लेना नहीं चाहते हो, उम्मीद करते हो कि दुनिया भर आके तुमको लॉन्च कर देगी और पता नहीं क्या कर देगी, और दैट्स फूलिश। भाई आई वांट टू गेट बैक टू वो पार्ट जब आपको रिप्लेस किया गया था आदित्य रॉय कपूर के साथ, एक्शन रिप्ले ऐश्वर्या अक्षय आदित्य, जब आपको रिप्लेस किया गया था क्या एक ढंग से फोन आया, कारण बताया गया था? कुछ नहीं था। नहीं कुछ तो आपको कैसे मालूम था कि आप फिल्म से निकाले गए हो? 1 महीना हमको बोला शॉर्टलिस्ट हो, हमारे साथ में कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हो रही थी, करते रहे, और एक दिन के बाद में कॉल आना बस बंद हो गया। उसके बाद सीधा पोस्टर देखा, बस दैट्स इट। मैंने आपको बोल दिया कि आप सिलेक्टेड हैं? हाँ मतलब शॉर्ट लिस्टेड है। और फिर आपसे वर्कशॉप सब करने शुरू? हाँ 10-15 दिन हमने वो भी किया, सब किया। उसके बाद में फ़ोन आना बंद हो गया और बस एक दिन सीधा पोस्टर देगा, ठीक है। तो वर्कशॉप सब हो रहा था? हाँ सब। नेक्स्ट डे कोई फोन कॉल नहीं? कुछ नहीं। डस्टेड, फिनिश्ड, पोस्टर आदित्य रॉय कपूर। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बट दिस वाज वन ऑफ देम। Which were the other instances? Couple of them more. उनमें भी ऐसे ही कुछ और लोग हुए थे। काज I'm not able to recall now, पुरानी बातों की बहुत, पर ना इसी तरह के कुछ और वाक़ये थे जो ऐसे ही बस है। और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई आपका कोई फ़ोन करके तमीज़ से कोई आपको बताता है कि नहीं ऐसा है। हाँ एक बार और हुआ था, हाँ याद आ गया, एक फ़िल्म आई थी बीच में 21 तोपों की सलामी, अनुपम खेर, मनु ऋषि एंड दिवेंदु। सो दिवेंदु जो रोल कर रहे थे, आई वाज डूइंग दैट रोल। अनाउंसमेंट हो गई थी HT के अंदर बाकायदा, आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर इट। प्रोड्यूसर्स fought amongst themselves. One producer moved out of it. It was Saurabh only, Saurabh Tiwari. He moved out of it, of the project. He wanted me in the project. उसकी भी एक बहुत बढ़िया कहानी है कि सौरभ ने जब इमेजिन छोड़ा, उस वक्त मैं चंद्रगुप्त कर रहा था, he called me and he said कि मैंने पेपर्स पुट डाउन कर दिए हैं, किसी को नहीं पता, तुझे बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहे हो? कहता मैं 3 साल बाद तुझे फ़ोन करूँगा एंड आई एम वर्किंग ऑन 2 स्क्रिप्ट्स, और उसमें एक स्क्रिप्ट में तू हीरो होगा। ऐसा, हाँ ठीक है कर लेना। मतलब आप ऐसा सोचते हो ना, ठीक है कर लेना, जब करोगे तब बात करेंगे। चंद्रगुप्त फिनिश्ड, आई स्टार्टेड डूइंग जी का अनदर शो, आई वेंट टू पंजाब शेड्यूल, रब से के शूट से वापस आया एंड इन अ वीक्स टाइम आई वाज सपोज टू फ्लाई टू लंदन फॉर द शूट, और वहाँ पे मैं 3 महीने था। उस एक हफ्ते में मुझे सौरभ का फ़ोन आया, बोले तू कहाँ है? अपनी फिल्म फ्लोर पे जा रही, तू आ जा। बोले हैं, मैं तुझे बोला था ना मैं फ़ोन करूँगा, तू आ जा। एंड आई वाज लाइक टेकन अबैक, ओके ही वाज सीरियस एंड बट दैट्स यू नो हिज ग्रेटनेस, दैट यू नो ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये करना है। एंड उनके लिए तो क्लैरिटी थी लाइफ में कि भाई मैं फ़ोन करूँगा, मैंने कर लिया, तू आ जा। आई वेंट एंड दैट्स हाउ दिस होल 21 तोपों की सलामी स्टार्टेड। इट टुक सम टाइम एंड देन द प्रोड्यूसर्स अलग अलग हो गए, जो भी हुआ। सो उस समय फिर मुझे ये उस समय भी सिर्फ एक फ़ोन आया कि सौरभ सेड कि आई हैव लेफ्ट द प्रोजेक्ट एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला, तू कर ले, तू कंटिन्यू कर। चले पता नहीं क्या हुआ है, हफ्ते भर के बाद में मुझे फ़ोन आया कि वो क्या है ना कि हम पता नहीं सम स्टूडियो ने हमें अर्जुन कपूर को बोला है लेने के लिए। सो वी आर टेकिंग अर्जुन कपूर, सॉरी सर वी कांट। लाइक ओके फेयर इनफ। मैं कहा मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर लूँ ना अपना इसके बाद, इस फ़ोन के बाद? बोले हाँ सर, ओके थैंक यू। आई केप्ट इट एंड आई मैसेज्ड, मेरे पास जो दूसरे पड़े हुए थे ऑफर्स, मैंने उनको मैसेज किया आई एम ऑन, नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। बट उसमें भी जो भी उनका हुआ होगा बाद में फाइनली दिवेंदु वाज देयर। सो वो भी एक फ़ोन कॉल बस ऐसे ही आया था कि हाँ सर सॉरी, हमें स्टूडियो ने ऐसे करके बोला करने के लिए। दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो आप क्या डिसइल्यूशन्ड हो गए थे हिंदी फिल्मों के साथ? थोड़ा फेथ चला गया? फेथ होता है ना कि यार अच्छा ये इंडस्ट्री है जो शायद बाहर के लोगों को भी मौका देगा, सच्चा रहेगा, और बार बार आपके साथ आपका पत्ता कट रहा था। दिवेंदु बाहर गई था तो मैं कैसे बोल दूं कि बाहर के लोगों को मौका नहीं देते? दे ही रहा था।
ठीक है, हो सकता है कि कुछ गणित नहीं बैठा हो मेरा, बट आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट कि पत्ता काट देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे. आई ऑलवेज बिलीव देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीवन. यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्पेस. हाउ यू डू इट, व्हेन इट विल हैपन, नोबडी नोज, बट यू हैव टू बी एट इट. क्रिब करना सबसे आसान है जीवन में भाई. रोतना सबसे आसान है लाइफ में. ब्लेम करना उससे भी आसान है लाइफ में. और ब्लेम आप किसी को भी कर सकते हो. भगवान को कर दो, तकदीर को कर दो, पड़ोसी को कर दो, कुत्ते को कर दो, सबको ब्लेम कर दो आप. बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. इट विल फेच यू नथिंग इन लाइफ. Blaming, cursing, crying fetches nothing in life. Only thing that fetches is trying. So you have to keep trying, and it happens. So many of them are there today. हम ऐसा बात करते हैं इंसाइडर. अब इंसाइडर बोलेंगे कि शाहरुख खान इंसाइडर है. कहाँ से हैं? आज हो गए ना. अब कल को मैं इंसाइडर ही हो गया ना. मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं उसको कास्ट करूँगा तो मैं इंसाइडर ही हो गया. मैं क्या नेपोटिज्म कर रहा हूँ फिर? सीधी बात है ना. आज अगर एक किसी का बिजनेसमैन है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, हल्दीराम्स है, वो अपने बच्चे को बिठाएगा ना उस पे बिजनेस पे. वो मुझे थोड़ी बिठा देगा लाके. क्यों बिठाएगा? किसके लिए कमा रहा है वो? एंड इट्स देयर किड्स फर्स्ट, राइट? फेयर इनफ. आपको बहुत कमर्शियल और क्रिटिकल अक्लेम मिला था रंग रसिया के साथ, जी है ना? जी. उसके बारे में बताओ ना, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था? बड़ा मज़ेदार शो था यार वो. बहुत ही मज़ेदार. और वो शो खुन्नस में बना था एक्चुअली. हो. और वो खुन्नस थी सौरभ की. और फिर वो मेरी पर्सनल खुन्नस हो गई क्योंकि सौरभ मेरा मेंटोर है एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. तो मैंने अभी आपको कहानी बताया ना 21 तोपों की सलामी, वो उसी से जुड़ी हुई है. सो 21 तोपों की सलामी के वक्त झगड़ा हुआ, कुछ आपस में फ्रिक्शन हुआ. देयर वर 2 प्रोड्यूसर्स इन इट एंड सौरभ मूव्ड आउट ऑफ दैट. द अदर प्रोड्यूसर वाज मेकिंग द 21 तोपों की सलामी. एंड सौरभ कॉल्ड मी आफ्टर अ मंथ. जो मैंने आपको भी बताया कि फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा. ही कॉल्ड मी आफ्टर अ मंथ कि ऑफिस आ. मैं गया. उन्होंने मुझे बोला कि बता, मैं ना मैग्नम ओपस बना रहा हूँ, कुछ ऐसा बना रहा हूँ. और ना गाली देते हुए फुल के, इनको ना मुझे दिखाना है. क्या दिखाना है इनको? मैं बताऊँगा बड़े पर्दे का हीरो क्या होता है, क्या हीरोइज्म होता है. लाइक ओके काम डाउन. क्या हो गया? ये है, ऐसा है और ये हमको बनाना है. लड़की कैसे यार, कब शुरू करना है? तो बोले अभी शुरू करना है. और देख, मैं ना, ये मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे लिए इज़्ज़त का सवाल है. तू देख ले. मैं कहा बस बहुत हो गया, इतना बोल दिया बस काफ़ी है. एंड यू वुडंट बिलीव, सिंस मैंने ना कभी पैसा पूछा उससे, ना मैंने कभी कहानी पूछी उनसे, क्योंकि मुझे पता था आई वॉज क्रिएटिवली इन वेरी वेरी सेफ हैंड्स. वो जब मुझे, जिस समय वो हेड थे, वो उस समय मुझे ये सब करने दे रहे थे. अभी तो अपने लिए तो जान लगा देंगे. And then there was सिद्धार्थ सेन गुप्ता, the director. सनाया थी साथ में, अगेन ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. हम लोग फर्स्ट 1.5-2 महीना राजस्थान की ठंड में शूट कर रहे, जैसलमेर में. हम लोग वहाँ पहुँचे और उसमें सौरभ का एक विजन था कि मुझे ना इसको ना ऐसा कड़क मेल ओरिएंटेड एक्शन शो बनाना है, वेयर दे विल सी दैट मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा वाला जोन ही वाज आइंग. मुझे वैसा कुछ बनाना है. लाइक लेट्स डू इट. सो वी वेंट देयर एंड हमने तोड़ू एक्शन शूट किया. टीवी में मुझे नहीं लगता आज भी वैसा एक्शन कभी हुआ है. अमर शेट्टी वाज लॉन्च्ड विद दैट शो एज एक्शन डायरेक्टर. ही लेटर ऑन, जिन्होंने बाद में पानीपत, मोइंजोदारो, ट्यूबलाइट, ये सब फिल्म्स अभी वो करते हैं. सब हम यंग बच्चे, जोशीले, और हाथ पैर तोड़वा के, खांसते खूंसते कैसे भी हम लोगों ने ज़बरदस्त एक्शन शूट किया उसका. और जब उसका फर्स्ट टीज़र आउट हुआ, सबके ना, सब ऐसे थे, ये क्या बना दिया इन लोगों ने. ऑल्सो बिकॉज टीवी में कभी वैसा नहीं हुआ था पहले. कभी टीवी में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो मीडियम अलग है, उसकी डिमांड्स अलग है. एंड समबडी आउट ऑफ सिर्फ ये कि मुझे दिखाना है. एंड इट वॉज मेकर्स कन्विक्शन, इट वॉज सौरभ्स कन्विक्शन कि मुझे ये करना है. एंड दैट कन्विक्शन जस्ट रब्स ऑफ, एंड इट बिकम्स पर्सनल. सो इट वॉज पर्सनल फॉर अस कि हम लोग इसको ना सब बनाएंगे ना. फर्स्ट डे, फर्स्ट शॉट, इट वॉज जस्ट अ वॉक. आई वॉज प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, BSD ऑफिसर. BSF उसने BSD बना दिया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. Whole entire day it was just one walk that we did.
हाउ ये टीवी में नहीं होता, टीवी में आपको 24 मिनट निकालने पड़ते हैं। एक दिन में एक शॉट किया था हमने, वो सिर्फ वॉक का, नो डायलॉग्स, नथिंग, जस्ट टू गेट दैट वॉक ब्लडी राइट। That was a dedication in a TV show at that point of time, and that is why that show internationally still reruns. कलर्स का मैक्सिमम रन इंटरनेशनल शो है वो आज भी, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे सुपरहिट शो है वो इंटरनेशनली। उसका रिकॉल वैल्यू इसीलिए है बिकॉज इट वॉज मेड विद दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन, दैट काइंड ऑफ फियर्स रॉ पैशन। वो आप किसी भी मीडियम में करिए आप, वो फिर आता है पर्दे पे। आपका बॉन्ड सनाया ईरानी के साथ कैसे था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बॉन्ड था। और एक्चुअली वो शो ही ऐसा था कि हम दोनों के किरदार भी ऐसे थे, बड़ा फायर एंड आइस टाइप का वो था। तो वो एक केमिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी थी और उसको हमने बहुत ईज़ था, मतलब उसमें ना उस पूरी वर्किंग रिलेशनशिप में बहुत ईज़ था और बहुत केयर ईज़ और वेरी नाइस यार, मतलब फॉर्चुनेटली आई थिंक। और वो सीनियर थी मेरी वैसे देखा जाए तो, और बट शी वॉज़ वेरी वेरी यू नो, ऐसा कुछ था ही नहीं है, मतलब ऐसा था कि इट वाज टू कोलीग्स, वी मेट एंड वी हिट इट ऑफ, एंड हम तो मॉक शूट से ही वी हिट इट ऑफ, एंड वी वर लाइक वेरी चिल्ड आउट। बहुत बढ़िया रिलेशनशिप था सनाया के साथ में, वो पर्दे पे नज़र भी आता है। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। कौन से कैरेक्टर्स थे जिसने आपको डिफाइन किया है, जिसने आपको एज एन एक्टर ग्रो करवाया है? एज एन एक्टर ग्रो करवाया। आई थिंक राम वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और बाद में उतना ईजी हो गया था। इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू प्ले। राम के साथ में एक सबसे बड़ी जो तकलीफ़ थी, जो दिक्कत थी, और मैंने मना कर दिया था उसके लिए स्टार्टिंग में, आई हैड सेड नो टू इट, बिकॉज मैं खुद को देख नहीं पा रहा था, रिलेट भी नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे श्री राम बनूंगा। मैं उस परिवेश से आता हूँ जहाँ पर श्री राम को किस तरीके से देखा जाता है वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मेरी पृष्ठभूमि वो है। वहाँ पर श्री राम नहीं है, वहाँ पर श्री राम आपके डीएनए का हिस्सा है। आप हमारे राजस्थान में राम राम सा ही बोलते हैं, तो आप ग्रीट राम राम से करते हो और आप जब मरते हो तब भी राम राम बोलते हो, तो उतना बड़ा सफ़र आपका राम के साथ होता है पूरी ज़िंदगी भर वहाँ पे। सो वो मुझे एहसास था, तो मुझे ये पता था कि अगर मैं श्री राम करूँगा तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी साथ में आएगी, और उससे शायद मैं डर गया कि मैं निभा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्री राम सिर्फ किरदार नहीं है ना, भावना है, भाव है, भक्ति है। आपको भक्ति को छूना पड़ेगा, वो भाव को छूना पड़ेगा, वरना से तो बहुत श्री राम हुए हैं पर आपको विरला एक दो याद रहता है। एंड आई हैव वर्गो हूँ मैं, तो मुझे फिर परफेक्शन चाहिए, फिर मैं घुस जाऊँगा नस में उसकी। तो उससे मैं डर गया था, मैंने मना कर दिया था निखिल सर को कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और उन्होंने भी ऐसे ही बुलाया था, कॉल्ड मी वन डे, सेड कि तू आ मुझे मिलना। बोले कि मुझे पता है तू मना करेगा। सेड क्यों? बोले मैं जानता हूँ तू मना करेगा, पर तू एक बार सुन ले कि मेरा विज़न क्या है, मैं सोच क्या रहा हूँ। बोला मैं रामायण बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे सीता की दृष्टि से राम है, और मुझे ना राम वो मुकुट वाले राम नज़र नहीं आते। आई एम सीइंग इस जर्नी टू बिकम राम, फ्रॉम अ प्रिंस राम टू लॉर्ड राम, वो यात्रा मुझे देखनी। नाउ दैट क्लिक विद मी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा पर मैं अपने आप को राम नहीं देखता हूँ, आपको मैं राम क्यों चाहिए, मुझे ये बताओ।
आपको मेरे अंदर राम जैसा क्या दिखता है? तो ही सेड कि योर आईज आशीष, उसमें बहुत सच्चाई है एंड देयर इज़ अ काम ऑन योर फेस, दैट इज़ ऑल आई एम सीइंग। सो आई वाज लाइक ओके, आई हैव नेवर सीन दैट, मतलब किसी ने मुझे ऐसे बोला नहीं कभी। बोले यस, पर आप जानते हो मुझे पर्सनली मैं कैसा हूँ? तो बोले इसीलिए बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि आई सी दैट ऑनेस्टी इन योर आइज, और वो स्क्रीन पे नज़र आती है एंड देयर इज सर्टेन काम ऑन योर फेस विच आई वांट एंड विल, बाकी चीज़ें अपन काम कर लेंगे ना। सो आई केम बैक होम, आई टोल्ड अर्चना माई वाइफ कि ऐसे ऐसे है। शी सेड द सेम थिंग, शी सेड यू आर फ्रॉम इनसाइड, यू डोंट रियलाइज इट। आई वाज लाइक नो आई डोंट। तो बोले लेट्स डू इट and then it will make you realize so that's how I did it, and that was very difficult, huge responsibility, and I think it made me grow as an actor because mythology का ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जैसे ही आपको कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है ना, आप एकदम से ऐसे हो जाते हो, राजकुमार बन जाते हो, आप एकदम से स्टिफ हो जाते हो, आपकी भाषा में एक अलग तरह की तनाव आ जाता है एक भाषा के अंदर आपके। टू ब्रेक दैट वॉज माई चैलेंज कि हाउ टू मेक इट एट ईज। अब राजकुमार तो है ठीक है, राजकुमार थोड़ा से कड़क बैठा रहेगा, डंडी थोड़ी लगेगी उसके अंदर, वही ऐसे बैठा रहेगा हमेशा, दैट्स स्टूपिड। ठीक है, अपने स्पेस में तो जैसे होगा वैसे ही होगा ना, जैसे हमें वैसे ही होगा। सो हाउ टू क्रैक दैट, हाउ टू ब्रिंग दैट वॉइस, वो भाषा, और जैसे आप पौराणिक में जाते हो तो और भाषा क्लिष्ट हो जाती है, तो वो ऐसा ना लगे कि आप सीधा रामायण बाँच रहे हो, वैसा नहीं लगना चाहिए। इट हैज़ टू बी कॉन्वर्जेटरी, आपको समझ में, मुझे लेमैन तक वो बात लेकर जानी है, मुझे राम को रिक्शे वाले तक लेकर जाना है, उनको समझ में आना चाहिए कि राम क्या बोल रहे हैं, राम क्या कह रहे हैं। सो वो क्रैक करना बड़ा मुश्किल था। सो टू क्रैक दैट आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन ब्रेकिंग माई सेल्फ, ब्रेकिंग द टोनैलिटी ऑफ इट। पिछले पूरे जितने हुए हैं वो कैसे क्यों एक ढांचे में हैं, उनको कैसे तोड़ा जा सकता है, दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और वो बाद में वो आपको उसमें वॉरियर प्रिंस भी रखना है और राम का तेज भी रखना है, आपको भगवान तो है ही ना, पैदा तो अवतार ही हुए हैं। अब भले ही उनको पता नहीं चल रहा है पर हैं तो अवतार। अब वो उन तेज होना चाहिए उनके अंदर, वो ही शुड स्टैंड आउट इन अ फ्रेम, हाउ विल यू डू इट। अब 50 एक्टर्स हैं, अब एक्टर्स भी दिलीप ताहिल हैं एक तरफ गुरशा कपूर खड़ी हुई हैं, आप उनके बीच में आपको स्टैंड आउट भी होना है। स्टैंड आउट इसलिए होना है क्योंकि आप राम हो, तो आपके ऊपर आप में वो तेज होना चाहिए, आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते कि लपड़ जन्ने की तरह वहाँ खड़े हो बीच में जाके। सो दैट इज़ व्हाट वाज वेरी डिफिकल्ट। बाकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बाकी कैरेक्टर्स ना आप फिक्शनल आप बना लो, उसमें मैं कुछ भी कर दूंगा ना, अगर मेरी गलती से कुछ मैनरिज्म बन गया तो बन जाए, चल जाएगा। राम के साथ में वो नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। वो मर्यादा, वो गरिमा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। स्टिल मेक इट वेरी टुडेज, दैट वाज द चैलेंज। और बाकी और कौन सा किरदार है जिसने इतना इम्पैक्ट छोड़ा आप पर? आई हैड अभी तक मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, हमने खुद ही एक फ़िल्म बनाई है और वो फेस्टिवल्स में बहुत रन कर चुकी है। इट हैज़ वन लॉट ऑफ अवार्ड्स, इट्स कॉल्ड खेजड़ी, जहाँ आपने एक ट्रांसजेंडर का रोल किया है। हाँ, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली वो डिफ़िकल्ट था क्योंकि प्रोड्यूस किया था ना। सो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। वो मतलब इट वाज लाइक मैंने छोड़ दिया था बीच में, इनफैक्ट अगर मैं आपको सही बात बताऊं। क्या छोड़ दिया था? आई क्राइड एंड आई लेफ्ट इन while I was preparing for the role. I told Archana that I will not be able to do it, let's shut this project. खेजड़ी? हाँ जी, और मैं वर्कशॉप्स कर रहा था उस समय। सो आई हैड टू लूज अराउंड, मैं सिया के राम के एग्जैक्ट बाद ही शूट कर रहा था। सो आई वॉज इन सिया के राम, आई वॉज अराउंड 82 with all muscle and everything, and I had to lose weight and look like a girl. So I had to lose around 20 kgs. So उस वक्त मतलब मैंने फिल्म शूट की, I was 52. So and it was written by me and Archana, and we were producing it ourselves, and passion project था full. So we started preparing for it. So my teacher, acting teacher, was Dean in Actor Prepares. He was taking my workshops. वो भी NSD में है फैकल्टी एक्टिंग के। वो यहाँ पर आए, उनको 2 महीना साथ में रहे हमारे साथ में घर पे, और वो वहीं हम लोगों ने एक स्पेस लिया हुआ था, उसमें वो मुझे रोज़ प्रैक्टिस, वो रोज़ वर्कशॉप्स करवाते थे। 10th डे 12th डे आई ब्रोक डाउन।
एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड आई कांट डू इट. मैं कहा मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज भूल गया हूँ मैं. आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली. एंड और मैं बहुत प्रोफ्यूजली आई वाज क्राइंग एंड यशराज सर वाज लाइक इट्स ओके, विल डू इट टुमारो, इट विल हैपन, इट विल कम, डोंट वरी, इट विल कम, वी स्टिल हैव टाइम. आई लाइक नो, इट्स नॉट कमिंग, आई कांट डू इट. लाइक आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग. मतलब मैं so that is what happens when you constantly work in a medium. Your muscle memory becomes in a certain way. और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. So that's when Archana and Yashraj sir really pushed me. और अर्चना ने स्पेशली बहुत पुश किया. उसने बोला इट्स ओके, यू टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, थिंक अबाउट इट, यू विल गेट बैक टू इट, डोंट वरी. एंड that's when Shampa, who was my choreographer in Jhalak Dikhlaja, she came and she said, you don't worry, we'll do it through dance. And she started teaching me classical. Just to attain femininity, कि वो जो feminine एक उसका जो एक body language है, वो डांस के थ्रू शी स्टार्टेड टीचिंग मी. वहाँ से मोल्ड होना शुरू हो गया. वहाँ से फिर धीरे धीरे इमोशनल उस तक पहुँचना शुरू हो गया मैं. सो दैट वाज वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और ऐसे बहुत सारे चीज़ें आई उसमें जब ये सब हुआ मेरे साथ. और फिर तो बाद में तो ऐसा हो गया था कि एक बार मैं सो द स्पेस दैट वी टेकन अनदर फ्लैट नीचे अपनी बिल्डिंग में, दूसरा फ्लैट लिया हुआ था. उसमें हमने पूरा सेट क्रिएट कर लिया था. जो हम राजस्थान में जाके शूट करने वाले थे, उसका एक डमी सेट पूरे फ्लैट में क्रिएट करके वी यूज्ड टू रिहर्स देयर. लिफ्ट में मैं दिन भर आता जाता रहता था ऊपर कभी कुछ. तो मैं ऐसा मैंने स्कर्ट पहना हुआ है, दुपट्टा लगा के, एंड आई एम स्टैंडिंग इन द लिफ्ट विद द टी मग लाइक दैट. मैं तो खड़ा हुआ था ऐसे करके. सो माई नेबर एंटर्ड, ही गॉट स्केयर्ड, लाइक इट्स अ रिहर्सल चल रही है. अच्छा. एंड देन आई वेंट. So I started sleeping like this and the body language, I started standing like that. तो 3 महीने तक पूरा प्रोसेस था वो. 3 महीने बाद हमने शूट किया. So yeah, it was very grueling, very grueling. आपने और आपकी मोहतरमा अर्चना ने प्रोडक्शन हाउस जी फॉर्म किया जिसके थ्रू खिचड़ी भी बनी थी जी. ये प्रोडक्शन हाउस क्यों बनाया था? डिसइल्यूशन्ड की जो काम आपके पास आ रहा था या कोई और मकसद था? नहीं, दोनों चीज़ें. जो काम आ रहा था वो भी, और एक नेचुरल प्रोग्रेशन था. मतलब अर्चना और मैं भी ऑलवेज हैड अ फ्लेयर ऑफ स्टोरी टेलिंग, और हमें बड़ा मज़ा आता है स्क्रैच से चीज़ें करने में. तो इट वॉज जस्ट अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन. ऑल्सो एक जो आपने दूसरी चीज़ बोली कि एक वो था कि ठीक है यार, हम अपने बनाते हैं, चलो कोई बात नहीं आ रहा ना, जो मर्जी का है. एक पॉइंट के बाद में ना आई लर्न टू से नो बहुत यंग एज में. एंड फाइनेंशियली आई केम टू अ प्लेस वेयर आई कुड ईजीली से नो टू थिंग्स जो मुझे नहीं करनी थी. तो मेरी ज़रूरतें वर मेट, थिंग्स वर देयर, एंड आई कुड अफोर्ड टू से नो टू लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं करना था. उस समय हमने डिसाइड किया कि अब लेट्स डू आवर ओन शिट. बहुत हो गया. कब तक एक और प्रोजेक्ट, एक और फिल्म, किसके पास जाते रहेंगे, वेट करते रहोगे आपकी. कोई आपके लिए कहानी लिखेगा, कोई ऐसी कहानी लिखेगा जो आपको अच्छी लगेगी, उसमें से किरदार होगा जो आपको अच्छा लगेगा, कोई उसके लिए पैसे लगाएगा, फिर आप जाओगे, वो आपको कास्ट करेंगे. अपना बनाते हैं, चलो अपनी कहानी लिखेंगे, अपने तरीके से बनाएंगे, अपनी सहूलियत पे बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे प्रोसेस. सो इट वाज ऑल अबाउट इन्जॉइंग दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. एंड डेफिनेटली यार, मतलब जो काम आप करना चाहते हो वो विरले ही आता है आपके पास. बल्क में बहुत आता है कि हाँ, जो जैसे लोग आपको परसीव करते हैं या आपको जहाँ ब्रैकेट करते हैं, वो काम आपके पास में ज़रूर आता है, पर वो आपको करना नहीं है. मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, being so successful in television after a point of time became a hurdle in my progress, because
क्रिएटिवली आप क्या चाहोगे एज एन एक्टर कि आपको नई कहानियाँ, नए किरदार, मज़ेदार दिलचस्प किरदार मिलें करने के लिए, आप अलग अलग मीडियम्स एक्सप्लोर करना चाहोगे। वहीं पर आपके पास में हर्डल आ जाता है कि आप बहुत पॉपुलर टीवी एक्टर हो, तो आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ ब्रैकेट मिलता है फिल्म्स में। आप हीरो के दोस्त बन सकते हो, या आप हीरो हीरोइन का तीसरा एंगल जो आएगा और चला जाएगा वैसा बन सकते हो, क्योंकि यू ब्रिंग इन अ सर्टन पॉपुलैरिटी विद यू, बट यू आर नॉट कंसीडर्ड फॉर अ मीटी पार्ट, and that's how it works. That's the system basically. What's the point of fighting that system? What is the point? Create your own space then. I mean, आप रो सकते हो, क्रिप कर सकते हो, हर कोई करता है, हाय हाय हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बट व्हाट इज द पॉइंट? देन सिस्टम से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है बिकम द सिस्टम, एंड देन फ्रॉम द इनसाइड यू स्टार्ट टू चेंज इट। हम बहुत डिबेट देखते हैं कि इनसाइडर आउटसाइडर, ऐसा कौन सा आउटसाइडर डायरेक्टर है जो एक पॉइंट के बाद में इज नॉट डाइंग टू वर्क विद द स्टार्स? एवरीबडी इज, बिकॉज दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस। आप आते हो, आप स्टार्टिंग में न्यू कमर से अपने काम करते हो, फिर देन यू वांट टू मूव एंड यू वांट टू, दैट इज योर प्रोग्रेस, यू सी दैट एज प्रोग्रेस। फेयर, व्हाई फाइट इट? किसी की खुशियाँ करने दो, व्हाई फाइट इट? इट्स देयर परसेप्शन, they are seeing life like that, fair enough. You create your own space, don't fight it. So I've stopped fighting it, and we've started creating our own space. Slowly, gradually, we are reaching there, and yeah. केजड़ी में आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखी थे ना? हाँ, क्या थे वो? फाइनेंशियली ऑब्वियसली यू नीड मनी टू मेक फिल्म, एंड इट्स नॉट दैट कि फिल्में पैसों से बनती हैं, पर फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो we had a certain surplus with us, and then it got over, and then we needed some more money, and so that's where I called dad, and basically हमने शूट तो कर लिया था, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह के लिए पैसा चाहिए था, क्योंकि शूट हमने जैसे सोचा था उससे अच्छा किया कि हम अच्छा करेंगे, ये करेंगे, और still it was in control, but yeah, the money that we had got over. So then I called dad, and then he pitched in some money, and I mean he called somebody, and then his friend, and then he gave in some money, and we met him. So he said कि मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अश्विनी जी को दे रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल सर, याद है मुझे। And I said कि I'll return you back, don't worry. And he said कि ठीक है, साल भर में कर देना। 6 महीने में returned him back the money, like because it was on my dad's name, so like take it. आपने नरेंद्र मोदी जी का किरदार निभाया था इन मोदी, अ जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन जी। वो कैसा था? Liberating and very very close to who I am as a person, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूँ। पिता मेरे अधिकारी थे, और उन्होंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम राजस्थान स्टेट संभाला है इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। सो जितने भी मिनिस्टर्स हैं आज भी वहाँ पर, सो आई हैव ग्रोन अप विद देयर किड्स, और वो अब जो बच्चे हैं वो अब खुद पॉलिटिशियंस बन गए हैं। सो आई हैव सीन इट वेरी वेरी क्लोजली, द पॉलिटिक्स, एंड यू नो हाउ। मैं पढ़ता था सरस्वती शिशु मंदिर में जब वो छोटा था, और तो ये जो पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, ताना बाना है हमारा नॉर्थ इंडिया का स्पेशली, सो आई एम वेरी फेमिलियर विद इट, एंड आई एम वेरी क्लोजली ग्रोन अप, उसके साथ में बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं वो कर रहा था ना, तो आई न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, बी इट वॉज फैसिनेटिंग फॉर मी, बिकॉज हम पास्ट में जा रहे थे, और उस पास्ट में हम लिटरली जा रहे थे। क्योंकि हम एक्चुअल उन जगहों पर शूट कर जहाँ वो घटनाएं घटी। सो मोदी जी जहाँ पैदा हुए, वड़नगर, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा अपना बचपन बिताया, सिद्धपुर, हम लोग एक्चुअली उन लोकेशन में शूट कर रहे थे, और वहाँ पर वो लोग थे जो बचपन में उनके दोस्त थे, वो आज भी वहाँ मौजूद हैं, हम उनके साथ ही शूट कर रहे थे। सो इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू नो दैट हिस्ट्री वेरी क्लोजली। वो एनेक्डोट्स, वो जो उन्होंने चीज़ें की, अब पब्लिक डोमेन में कुछ है नहीं ना,
ये सब चीज़ें आपको उन लोगों से सुनने मिलते हैं, जानने मिलते हैं जो वहाँ पे रहे। अब उन किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कोई कि ये हमारे साथ ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे करते थे, ये कुर्ता बदल के यहाँ से भाग जाते थे, उनको कंघी बनाने का बड़ा शौक था, कंघी हमेशा जेब में रखते थे। दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स विच वी डू नॉट नो अबाउट, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है नहीं। प्लस उनके बारे में सीएम बनने के बाद सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सीएम बनने के पहले बहुत कम है ही नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है ज़्यादा कुछ। और वो कुछ जो 2-4 उनकी फोटोग्राफ्स हैं यहाँ वहाँ की, बस वही हैं। सो वो पूरा लिटरेचर, वो पूरा हिस्ट्री एंड दैट होल पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। ऑल्सो उमेश शुक्ला वाज डायरेक्टिंग इट एंड दैट वाज, एंड इट हैड कास्ट लाइक सच अ वास्ट कास्ट। में छोटे छोटे रोल में कभी मकरंद जी आ रहे हैं, कभी अनंग देसाई आ रहे हैं, कभी अनिल धवन आ रहे हैं। सो इट वाज एवरीबडी आई सीन विद मी. So it was very fascinating for me to work with these such senior actors. और challenging था बड़ा कि आप you have to live up to it at the end of the day. And उमेश जी डायरेक्ट कर रहे हैं and he's such a sweetheart. एक इंसिडेंट हुआ, हम मोरबी बाढ़ आई थी, एक उसका सीन शूट कर रहे थे। बहुत बड़ा वास्ट सेट लगाया हुआ था, कीचड़ विचड़ बाढ़ का पूरा सेट है। और उसमें उस वक्त मोदी जी, उस वक्त जनसंघ होता था, तो उसके अंदर वो लोग रिलीफ का काम कर रहे थे, तो पूरा सीन था। और वो लाशें देख के सब बच्चे की लाशें थी, ऐसे बड़ा हार्ट रेंचिंग सीन था कि वो बच्चों की लाशें निकाल रहे हैं उसमें से, बाढ़ के पानी में से, कीचड़ के अंदर से मरे हुए। और सब लोग आते हैं, तो देयर वाज मकरंद सर एंड देयर वाज अनंग सर एंड आई एम फॉरगेटिंग, देयर वाज अनदर वेरी सीनियर एक्टर प्रेजेंट देयर। और वो वन टेक, मुझे बोला वन टेक करेंगे यार ये। मैं अच्छा ठीक है, ओके सर, आई नीड सम टाइम। हाँ ओके ओके ओके। एंड इट वाज लाइक, वो बड़ा नॉर्मली सीन शुरू होता है एंड देन आई ब्रेक डाउन, लाइक मोदी जी ब्रेक्स डाउन इन द सीन, सीइंग ऑल दैट होल पूरे दिन का जो बर्डन है ना, बच्चों की लाशें और वो सब देखी हैं, तो ही ब्रेक्स डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शो। तो उनके लगा तो वन टेक करेंगे। सर ओके सर, तो कुछ इतना टाइम लेना ले ले तू। हाँ ठीक है। सो आई रिहर्स, मैंने अपना कुछ कहा, सर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। एंड अमेजिंगली ऑल दी सीनियर एक्टर्स वर जस्ट अडियरिंग टू इट, दे वर सो कोऑपरेटिव। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला तू क्यों, क्योंकि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ उसमें, दे आर रिएक्टिंग टू मी। बोले कि तुझे जो करना है तू कर, वील हम लोग अपने हिसाब से उसको वो कर लेंगे, तू कर। ओके सर। एंड देन आई डिड, हमने किया, टेक हुआ, टेक ख़त्म हुआ, आई एम ब्रोक डाउन। मकरंद सर ने कुछ किया, उन्होंने पकड़ लिया, इधर से उन्होंने कुछ किया, सब अपना अपना कर रहे हैं। मैं रोए जा रहा हूँ, कट की आवाज़ नहीं आ रही, मैं रोए जा रहा हूँ। और एकदम से आवाज़ आती है, और सैम सर उस डीपी से, अरे उमेश कट बोल। एंड यू सी ही इज क्राइंग बिहाइंड द सीन, सिटिंग देयर एंड ही जस्ट क्राइंग, उमेश सर। सो आई वेंट देयर एंड ही सेड, एक क्लोजअप बोल लूँगा, मूड मत छोड़ना। सेड ओके, मैंने नहीं छोड़ो, उधर बैठ जा, कोई बात नहीं करेगा इसे, उधर बैठ जा। एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर फॉर 1 hour, देन दे होल सेटअप एंड एवरीथिंग। सो अच्छे मेकर्स के साथ में, अच्छी कास्ट के साथ में यू ग्रो, क्योंकि वो आपको ग्रो करवाते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से कभी मिले? नहीं। आपने एक फिल्म बनाई थी जो एक हिंदुत्व मूवी थी, क्या आपको बैकलैश मिला था फॉर बीइंग एन अंधभक्त? दोनों तरफ से मिला था। जब ट्रेलर आया, जब तक प्रमोशन चल रहा था, तो सब दी सो कॉल्ड लेफ्ट विंग केम आफ्टर, और उन्होंने बड़ा, मतलब विद इन द इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स कि भाई तू क्या कर रहा है। उसमें एक डायलॉग था कि उस वजह से बड़ा लोग वो हो गए थे कि अगर एक मुस्लिम खुद को गर्व से मुस्लिम बोल सकता है, क्रिश्चियन खुद को गर्व से क्रिश्चियन बोल सकता है, तो फिर एक हिंदू खुद को गर्व से हिंदू क्यों नहीं बोल सकता है। इस पे बड़ा वो हो गया था। और एंड ट्रेलर में आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देख पाते हो ज़्यादा, वो ट्रेलर है आपका। सो बड़ा बैकलैश मिला विद इन द इंडस्ट्री, स्टार्टेड गेटिंग मैसेज, तू क्या कर रहा है, तू क्यों ऐसे सब बोल रहा है। अरे कह रहे फिल्म तो देखो यार, देखोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड देन बड़ा बवाल हुआ उस पर तो कि हम दिल्ली में थे और एक प्रीव्यू हमने किया उस फिल्म का वहाँ पे प्रीव्यू, और सुबह हम प्रमोशन कर रहे हैं, शाम को हमने प्रीव्यू किया, तो
वहाँ पर क्लाइमैक्स में दंगे हो गए और इंटरवल में हम लोग बाहर आ गए थे, पर करण सर वहीं थे, द डायरेक्टर, उनको घेर लिया वहाँ पे और स्लोगन्स मारने लग गए वो लोग, हुवर सो कॉल्ड द राइट विंग। एंड क्यों? क्योंकि फिल्म ने एंड में थोड़ा भाईचारा दिखाया था, फिल्म बैलेंस किया लास्ट में, क्योंकि करण सर ने बैलेंस किया था फिल्म को लास्ट में। सो दोनों तरफ से लात पड़ी भाई, कोई एक तरफ से नहीं पड़ी, पहले इधर से पड़ी फिर उधर से पड़ी। सो व्हाट आई अंडरस्टूड पोस्ट दैट इज़ दैट कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इस तरह के टॉपिक्स करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेकर है और जो भी उससे जुड़े हुए हैं, दे शुड बी वेरी क्लियर व्हाट दे आर गेटिंग इनटू ए, एंड इट हैज़ टू बी, अगेन लाइक आई सेड, जब मैं राम कर रहा था तो जिम्मेदारी थी। जब आप इस तरह की फिल्म करते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ऐसी फिल्में इम्पैक्ट करती हैं सोशली, तो यू हैव टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जिम्मेदारी उठाएं और जो भी उससे जुड़े हुए हैं फिर वो क्लियरली एक आइडियोलॉजी पे हो, हमें क्या कहना है, तो फिर आप कहिए, वो फिर तो डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है, जिसको जो बोलना है बोले, सही गलत कुछ नहीं है उसमें। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये कहना है, मैं कहूँ, पर क्लैरिटी से कहो, कॉन्फिडेंटली कहो, कन्विंसिंगली कहो और उस पर टिके रहो। बीच वाला जो रास्ता होता है ना, वो गड़बड़ है। दैट्स व्हाट आई लर्नड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर विद माई थॉट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद गलत हूँ और गलत हुआ हूँ, और हुआ हूँ गलत, मुझे कोई उसमें कोताही नहीं है बोलने में, सब गलती करते हैं। मैंने गलती की, मेरी गलती ये थी कि मैं किसी और के कन्विक्शन के साथ चला गया फिल्म में। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट का कन्विक्शन था कि भाई जो लिखा हुआ है और जो डायरेक्टर मेरे बोल रहे हैं वो मुझे करना है, वो सही है। पर आई थिंक गलत था मैं उसमें, और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है सॉरी बोलने में किसी को भी, और आई हैव लर्नड फ्रॉम इट एंड आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इट, एंड आई एम वेरी क्लियर कि मुझे अगर मैं कोई भी मैं ऐसे डरा नहीं हूँ कि मुझे पॉलिटिकल फिल्में नहीं करनी है, मुझे ऐसे सोशल फिल्में नहीं, मैं करूँगा, आगे भी करूँगा, पर अब मैं क्लैरिटी के साथ करूँगा, जो मेरा आइडियोलॉजी है, जो मेरा कन्विक्शन है, मैं उसके हिसाब से करूँगा। बड़प्पन में ये मैंने सीखा है कि आदमी बड़प्पन जो महसूस करता है वो दौलत शोहरत उससे नहीं होता, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ करना और उससे सीखना, उसमें ही बड़प्पन है। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट यू भाई। 2022 में आप गायब हो गए थे। क्या हो गया था? गायब नहीं हो गया था, आई टुक अ break from things and I wanted to explore other things। हुआ क्या कि एक पॉइंट के बाद ना बड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा था मैं, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव पर्सन। मतलब मैं लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, क्योंकि पिताजी का डीएनए है, और सो एक पॉइंट के बाद एग्जॉस्ट हो गया था क्रिएटिवली, क्योंकि कुछ जैसे मैंने बोला कि जो मन मर्जी का काम था वो करने का मज़ा नहीं आ रहा था, और ऐसा कुछ आसपास हो नहीं रहा था जो सेटिस्फाइंग हो। सो दैट्स व्हेन फुल फ्लेजेडली वी सेड कि लेट्स गेट इनटू प्रोडक्शन, एंड जो मन को अच्छा लगेगा वो काम करेंगे। सो दैट्स व्हेन आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग थिंग्स, एंड कि अब इट्स अ न्यू, मतलब एक्चुअली क्या है कि आप ज़िंदगी में हमेशा एक नए फेज़ में जाने की कोशिश करते हो ना, तो एक नया फेज़ ज़िंदगी का शुरू करने का सोचा था कि लेट्स स्टार्ट दिस, एंड अंडरस्टैंडिंग बीवी है साथ में, तो बड़ा आसान होता है वो करना, कि आप खुल के सारी बात कर सकते हो, ट्रांसपेरेंटली बात कर सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी होता है भाई कि आप ज़िंदगी में ऐसे डिसीजन, अगर आप शादीशुदा हो तो आप ऐसे नहीं ले सकते, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो ले ही नहीं सकते क्योंकि फिर आप किसी और दिशा में दौड़ते हो। सो वो स्टेबिलिटी आना और वो समझदारी आप तभी ले सकते हो जब यू हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग स्पाउस, एंड यू हैव अ स्पाउस हु जो आपके सपने के साथ अपना सपना जोड़ के चले। तो आपने कन्फेस किया है कहीं कि आप नर्वस रिक हैं, इज दैट ट्रू? हाँ, डिफाइन करिए नर्वस रिक क्या है। हाँ, स्टेज पे जाते हैं ना हम, जब चढ़ते हैं स्टेज पे, वहीं से शुरू हुआ था। तो टू पुट इट इन लेमन टर्म्स, फटती है आपकी, और वो जो उस समय आपकी हालत होती है ना,
वो जो नर्वसनेस और वो जो फिजिटीनेस होती है आपकी, वो मुझे हमेशा, हर समय, हर शॉट के पहले, आज इस बातचीत के पहले भी, तो आई हैव ट्राइड टू कीप इट विद मी, बिकॉज द डे दैट डाइज, आई थिंक मैं संन्यास ले लूँगा फिर किसी भी चीज़ से, बिकॉज आई डाई फॉर दैट नर्वसनेस। मुझे अच्छी लगती है वो नर्वसनेस, इट गिव्स दैट किक टू मी। मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती उसके बाद में, इट गिव्स दैट किक, दैट नर्वसनेस ना, वो जो आपको एक स्टमक चर्निंग होता है। हाँ, मतलब फटफड़ाहट होती है अंदर से कि बस अब कुछ करना है। सो बिफोर यू स्टेप ऑन टू द स्टेज, बिफोर दैट एक्शन इज सेड, बिफोर यू डू एनीथिंग which excites you, before coming in front of the camera, before reciting a poem, before giving an interview, anything which excites anything in your bones, वो जो एक एड्रेनलिन रश है ना, वो बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे, और आई ट्राई टू कीप इट अलाइव। वो इट फीड्स मी एंड आई फीड ऑन इट। आपके पिताजी अनवेल थे ना? कितने टाइम के लिए वो अनवेल थे? अनवेल तो मतलब, अनवेल इज़ अ स्मॉल वर्ड। ही वॉज, he's come back from the dead, and he was अभी 21 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था? मैं और अर्चना, वी वर इन गोवा। हम लोग, बड़ा काम ऐसा हो गया था कि बहुत हो गया, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो वीकेंड के लिए हम लोग गोवा गए थे, एंड मॉम का फ़ोन आया सुबह कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में, तो तुम लोग आ जाओ। दैट ओके फाइन, हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट लेके आते हैं। क्या हुआ तो जबकि उनको फीवर था 2-3 दिन से, एंड द मॉर्निंग उनको ब्रेथलेसनेस हुआ, और हमने उनको घर पे नेबुलाइजर था तो मम्मी ने लगाया, एंड मम्मी सेड कि हम उनको इमीडिएटली रश किया हॉस्पिटल। विदिन 20 मिनट्स उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, एंड ऑक्सीजन वगैरह दिया, ब्लड सैंपल्स लिए। सो ऑक्सीजन देख के वो स्टेबल तो हो गए थे 2 घंटे में। सैंपल्स में आया उनका HB5 हीमोग्लोबिन। अब एकदम से एक हेल्दी आदमी का HB5 आना विदाउट एनी ब्लड लॉस, ना इंटरनल ब्लीडिंग है ना एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, कहाँ से आया 5? सो देयर हैज़ टू बी, तो उनको डॉक्टर्स को लगा शायद कुछ कैंसरस ना हो, सो दे रैन सम टेस्ट। उसका रिपोर्ट आना था 2 दिन के बाद, एंड दे सेड कि 2 दिन तक आपको इधर ही रखेंगे, रेस्ट इज़ फाइन, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। तो मॉम सेड कि मत आओ, चलो सब ठीक है, वो खाली उन्होंने टेस्ट वगैरह किया। लाइक ठीक है, पापा को 2 दिन में छोड़ देंगे, लाइक फेयर इनफ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 22 अप्रैल को सुबह आई थिंक 6:30 इन द मॉर्निंग, पापा आईसीयू के बेड पे थे, डॉक्टर आया, उन्होंने बातचीत की। एंड डैड इज़ अ वेरी जोवाइल पर्सन, वो बड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला, तुम्हारी ये चाय पी के तो अच्छा आदमी बीमार पड़ जाए, चाय पिलाते हुए आईसीयू में। डॉक्टर टर्न एंड ही कोलैप्स्ड ऑन द बेड, ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट। Thankfully, he was in the ICU, he was in the machine, so they could immediately jump into CPR. You wouldn't believe 80 minutes का CPR चला है. It is unheard of. It is unheard of medically. 80 minutes CPR. उनको सिर्फ एक रिदम मिल रहा था कोई डैड का. 20 doctors jumping on him, taking turns for 80 minutes. And फिर उनको दे गिव हिम अ शॉट, चेस्ट में एक शॉट देते हैं रिवाइव करने के लिए, विच इज़ डेंजरस, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब इट्स दैट। एंड हिज हार्ट हैड स्टॉप्ड, लाइक स्टॉप्ड, एंड सो ओनली माई एल्डर ब्रदर एंड मदर वर देयर। सो उन्होंने उन्हीं से पूछा, एंड वी वर ऑन द वे, हम लोग फ्लाइट में थे जयपुर के लिए, मैं और अर्चना। एंड उन्होंने वो दिया परमिशन कि हाँ ओके यू डू इट, और शॉट दिया, रिवाइव तो किया उनको वापस, पर बिकॉज 80 मिनट्स तक आपका CPR है, आपका ऑक्सीजन रुक गया है बॉडी में और आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया है, सो इट्स कॉल्ड ग्लोबल हाइपोक्सिया। सो व्हेन योर ब्रेन डजंट रिसीव ऑक्सीजन, यूजुअली 8 मिनट की CPR के ऊपर दे डिक्लेयर द पर्सन डेड, एंड इट वॉज फॉर 80 मिनट्स। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई है, और ऑक्सीजन अगर ब्रेन में नहीं जाती है तो सेल्स जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, और सेल्स जो डेड हो जाते हैं दे कैन नॉट रीजनरेट,
तो कौन सा सेल कितना मरा है, कहाँ क्या हुआ, किसी को नहीं पता है। एंड इन दिस सिचुएशन 98% मोर्टेलिटी रेट है, एंड 2% जो बचता भी है 100% उसका रेट है कि इधर दे आर वेजिटेटिव और बेड रिटन। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड मैं पहुंचा वहाँ पर शाम को 5 बजे, 5:30 बजे फ्लाइट से सीधा हॉस्पिटल गया। मैं और अर्चना वहाँ गए। सो एवरीबडी वाज आउटसाइड, सब लोग बाहर बैठे हुए थे। एंड सेड कि गो मीट डैड। आई वेंट इन एंड ही वाज लाइंग देयर, eyes wide open, like swollen, full body swollen and eyes wide open. He was just staring upstairs and staring at the ceiling. पूरा उनको लगा हुआ है यहाँ वहाँ मुंह में, इधर उधर सब, and everything is that. So मैं और अर्चना वहाँ खड़े हुए and I just said, पापा हम आ गए। And a tear rolled down his eyes and his finger just moved slightly. It was so filmy, but it happened. And that was the moment Archana just held my hand and we didn't cry. मुझे रोना नहीं आया वहाँ पे। I just told पापा one thing, आपको लेके जाऊँगा यहाँ से, but that's it. We are going home. Because what he did there was that he wanted to come. I could see that. Nobody believed. I told doctors that he did it. Nobody believed. I was like, okay, I've seen it, I believe it, and I'm going to be here and I'm going to bring him back home. And डॉक्टर्स को मतलब कुछ वो नहीं था, उनको पता नहीं था करना क्या इनिशियली। And but they were at it. I mean, I was anyways मैं ऐसे anyways ऐसा डॉक्टर्स को लेकर हो गया था कि 80 मिनट तक CPR करना मतलब आप लोगों ने छोड़ा नहीं ना मेरे बाप को यार, आपने जाने नहीं दिया उनको। यू केप्ट एट इट, आपने उनको रोक के रखा, भले वो एक थ्रेड पे रोक के रखा है आपने, बट दैट वाज इनफ फॉर मी। वहाँ से एक टीडियस यात्रा शुरू हुई हमारी भाई। मतलब मैं अगर अभी ऐसे देखूँ ना तो 3 महीने 73 days in ICU, a blur to me, a total blur to me. I was sitting outside the ICU, I was sleeping on the floor there, Archana was there, 24 घंटा हम लोग उधर ही थे, we never left. And mom का भी ख्याल रखना था because she was, my elder brother was there, he was taking care of other things. But only thing that and we used to talk to Papa, and he was in, I don't know if he was hearing or not. डॉक्टर्स को पूछा हमने कि क्या बोला, आप इनसे बात करते रहो, वो he's listening. That is only, they were treating, they were trying 10 different kinds of treatments, जो भी वो इंटरनेशनली पॉसिबल था, कहीं कहीं से कुछ आ रहे थे, मंगा रहे थे, ऑल दैट। फाइनली उन्होंने ये फाइंड भी किया कि कुछ TTP नाम का एक रेयर ब्लड इन्फेक्शन होता है पोस्ट कोविड, कुछ चीज़ वो हुआ है उनको, एंड जिसका कोई इलाज ही नहीं है। एंड सो 7 blood transfusions, 5 dialysis with कुछ दवाई होती है IVIG, कुछ नई दवाई आई है वो, उसका भी ये होता है कि अगर आप वो देते हो वो डायलिसिस के साथ ही होती है। अगर आप वो देते हो तो पहले 2 मिनट आपको बैठ के देखना है, वो 2 मिनट में अगर पेशेंट ने एक्सेप्ट की बॉडी ने तो ठीक है, नहीं की तो इट्स ओवर। सो मैं और अर्चना में बैठे रहते थे, 2 मिनट के देखते कि सब ठीक हो रहा है ना, सब ठीक हो रहा है ना। एंड आई थिंक बजरंग बली हेल्ड माई हैंड यार, एंड आई एम अ डिवाउट, मतलब मैं बड़ा बजरंग बली का भक्त हूँ, सारे घर पे हैं मेरे। आई थिंक ही वॉज देयर थ्रू आउट, ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ हिम, एंड ही वॉज देयर थ्रू आउट। सो मतलब 73 days आई थिंक मैंने ना, I saw life like changing in front of me. I changed from inside, like and how. And I am a younger son.
और एकदम से बड़ा हो गया मैं, मतलब मुझे कभी कोई तकलीफ़ हुई नहीं, कभी होने नहीं दी, मतलब बड़ा भाई है, पापा मम्मी है, वो नहीं हुआ। एंड आई नेवर क्राइड फॉर अ मोमेंट, never cried for a moment. Not that crying is a weak thing. I was not trying to be brave. I was shit scared. I was scared to death. पर रोना याद नहीं आ रहा था, दिमाग में चल रहा था कि इनको घर लेके जाना है, बस इनको घर लेके जाना है। एंड आई कैन नॉट बी, आई वॉज वीक, आई वॉज फियर, मतलब डरा हुआ था, कमज़ोर था, सब था मैं, रोना नहीं आ रहा था पर उस समय। अब शायद रेट्रोस्पेक्ट में आता है, बट तब नहीं आ रहा था। अभी कैसे है उनकी तबीयत? अब ही इज़ मच बेटर, ही इज़ होम एंड ही इज़, इट्स अ मिरेकल दैट ही इज़ होम, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, स्टिल नॉट, स्पीच इज स्टिल hasn't come yet, but he can stand up with support, and you know, he can do his own stuff, he can comprehend, he responds in sign language. So and it is getting better every day, but it was like teaching a newborn baby everything. So life, you know, came full circle for me, like how he must have taught me. उनको मैं घंटों घंटों ऐसे करके खड़ा रहता था to make him stand. He became 38 kgs. He was on ventilator for 50 days. So उनके lungs अपने आप सांस लेना भूल गए, तो उनको नाक से सांस लेना सिखाया। अर्चना और मैं वहाँ बैठे रहे थे, उनके पैर पे से टैप करते रहते थे, सो दैट ही गेट्स अ सेंसेशन ऐसे। एंड 12 घंटे, 14 घंटे यूज्ड टू जस्ट डू दिस। उनसे बात करते चिल्ला के, डैड, पापा, पापा मेरी बात सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना, पापा मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना। एंड ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड। कोई नहीं मान रहा था। दे वर जस्ट 2 डॉक्टर्स हु बिलीव्ड इन अस and my mom who believed in us. That's about it. And those 2 doctors believed कि ये बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं ना, he is going to come back. And he was, I do not know, मतलब उन्होंने जो किया, मतलब the doctors at EHCC जयपुर, they were brilliant. उन्होंने, they saved him. They literally saved him. And उन्होंने लिखा भी है ये अपने उसमें कि he is a miracle survivor. And they told us कि there are things beyond medical science, and that is what we are seeing right now. हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से हम जो बेस्ट कर सकते थे हमने कर दिया, लेकिन ये रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे उस ट्रीटमेंट को, इट इज़ अप टू द पेशेंट। एंड इफ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग, देयर इज़ अ हायर पावर विच इज़ मेकिंग हिम डू इट, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इट। हाँ, द फैक्ट दैट ही इज अराउंड, मुझे लगता है कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एब्सोल्युटली, इट्स अ मिरेकल, उन्हीं का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है, टोटली। भाई, क्या हमारे इंडस्ट्री में असल दोस्त बनते क्या, रियल फ्रेंड्स? नहीं। क्यों ऐसे? इंडस्ट्री में तो क्या मतलब, ज़िंदगी में नहीं बनते हैं यार भाई। हम यहाँ पर भी तो इंसान ही हैं जो काम कर रहे हैं, और ऊपर से हाईली मोटिवेटेड इंसान है सब यहाँ पर। एवरीबडी हैज़ समथिंग टू अचीव, समथिंग टू गेट, किसके पीछे भाग रहा है सब, हर कोई। उसमें ना जिससे जो मिलता है ना, वो उससे करीब होने की कोशिश करता है। लेन देन बहुत है, लेन देन ही है, हर रिश्ता लेन देन पर ही टिका है। एक कहानी है छोटी सी। एक मधुमक्खी और एक तितली एक फूल के ऊपर बैठे हुए थे। तितली बड़ी खूबसूरत, बड़े पर उसके सुंदर से, तो मधुमक्खी को बड़े गरूर से बोलती है, अरे मधुमक्खी, तू ऐसी भद्दी सी है, तू क्यों इस फूल का रस पी रही है, इस पर मेरा हक है, मैं सुंदर हूँ। मधुमक्खी ने कुछ नहीं बोला, उसे चुपचाप रस पिया, पी के चली गई छत्ते पे अपने। थोड़ी देर में एक किसान आया, उसने छत्ते के नीचे जार रखा, शहद निकाला, ढक्कन बंद किया। इतने में उसके किसान के बेटे की आवाज़ आई, बापू। उसने बोला, हाँ बेटा आ जा। तो छोटे से जार में वो तितली को बंद करके लेकर आया। उसने तितली को देखा, बोला बड़ी सुंदर है, इसको ले चल। तितली जाते हुए मधुमक्खी को देख रही,
और मधुमक्खी उसको देख रही, मधुमक्खी आपस में छत्ते में लग गई। किसान को जब तक उससे शहद मिल रहा है ना, वो उसको कुछ नहीं करेगा, वो उसको पालेगा। लेकिन तितली से उसे कुछ नहीं मिल रहा, वो कितनी सुंदर हो, वो कितनी अच्छी हो, वो उसको नहीं रखेगा, वो डिब्बी में बंद करके रख देगा, उसको मर जाएगी। लेकिन मधुमक्खी को कुछ नहीं, वो भले काट ले उसको, पर उसको शहद देती है। ये हमारी इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। जब तक आप किसी को शहद दे रहे हो, वो आपके साथ में रहेगा, आप कुछ भी कर लो उनके साथ में। सो एंड आई हैड रियलाइज इट लॉन्ग बैक। मैंने अपने बचपन में सीख लिया था, मैंने अपने रिश्तेदारों को तिलांजलि दे रखी है तब से। और आई वॉज लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड कि भैया मुझे पता है, इसलिए भी पता था क्योंकि क्या था कि मेरे पिता एक ऐसी पोजीशन पे थे, एक तो एल्डेस्ट सन है, और एक ऐसी पोजीशन पे थे जहाँ पर ना वो हर किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और करते थे, ज़िंदगी भर किया। तो मुझे पता था कि हर कोई ना किसी मतलब से उनके पास में काम कराने के लिए आते हैं ना, तो एवरीबडी हैड सम वर्क विद हिम, दैट्स व्हाई दे वर गुड टू हिम, दैट्स व्हाई दे बोला भाई साहब। सो वो मुझे बचपन में नज़र आता था। तो आई हैड अंडरस्टूड लाइफ, लेन देन वाला सिस्टम मैं समझ गया था तभी, तो मैंने सबको परे कर दिया था। मेरा कोई दोस्त यहाँ पे है नहीं इंडस्ट्री में, आई हैव 0 फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री एंड आई हैव ग्रेट कोलीग्स। ये मैं भी बहुत अक्सर कहता हूँ, एंड आई मीन इट आशीष। व्हेन आई वाज यंगर मैं सबको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था। तो मेरी दोस्त थी जो मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, तो मुझसे बोलती थी ये भी तेरा बेस्ट फ्रेंड, ये भी तेरा भाई, ये भी तेरा भाई। थोड़े साल बाद मेरे से बात करना था, कर ले, एंड वुड यू बिलीव वो लड़की से मैंने झगड़ा कर लिया। मैंने कहा यार आप पोसेसिव हो रहे हो, यू नो मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, यू नो मैं दिल से रिश्ते बनाता हूँ। और बाद में जब वही दोस्त कुछ रंग दिखाने लगे, मुझे वो लेडी का ये बात याद आया। शी सेड मुश्किल से जिंदगी में 2 या 3 दोस्त होते हैं, वो भी बड़ी बात है। यस, वो आपके बचपन के दोस्त होते हैं बस। आई हैव 3 फ्रेंड्स और माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड दोज आई कॉल देम फ्रेंड्स। मेरा कोई क्राइसिस हो या ना हो, हम मिलें हम ना मिलें, मुझे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे क्राइसिस है, उन्हें पता होता है। दैट्स फ्रेंडशिप। और हम ना यहाँ पे बहुत आसानी से बोलते हैं, और मतलब जहाँ से हम आते हैं ना, जिस परिवेश से मैं आता हूँ, वहाँ पे ना ये शब्दों का बड़ा ना, हर चीज़ का बड़ा मायने है। अगर मैंने आपको भाई बोला ना, तो मुझे ना वो निभाना पड़ेगा भाई होना। मैंने आपको दोस्त बोल दिया ना, अगर भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्त बोलना। दोस्त वो परिवार होता है जिसका हम पैदा नहीं होते और हम खुद चुनते हैं। दोस्त आपके लिए वो करते हैं जो शायद आपके रिश्तेदार नहीं करते। तो आपने अगर किसी को अपना दोस्त बोल दिया ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी साथ में ले ली आपने सर पे। अब आपको दोस्ती निभानी पड़ेगी। इसलिए मैं किसी को यहाँ पे दोस्त नहीं बोलता, मैं यहाँ पे किसी को भाई तो बोलता ही नहीं। यहाँ पे इतने सारे यार, यू मैं ब्रो यार, कम ऑन यार ब्रो, भैया नमस्ते, मेरे पास है मेरा भाई, काफ़ी है मेरे लिए। आप मेरे बहुत अच्छे कोलीग हो एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर इट। हम लोग चिल कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, हंसी खुशी काम करेंगे, पर मैं आपको अपना भाई अपना दोस्त नहीं बोलता जब तक मैं मान ना लूँ। मैंने यहाँ मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर समझा पाऊँ ठीक से कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं जिम्मेदारी समझता हूँ इस चीज़ को। इंडस्ट्री में मेरा एक ही एक्टर फ्रेंड है जिसको मैंने फ्रेंड बोला, भाई बोला, छोटा हुआ है, विशाल आदित्य सिंह। बिग बॉस में था अभी। हाँ मैं जानता हूँ विशाल बहुत अच्छी तरह। ठीक है। सो वो बहुत यंग था जब लॉन्च हुआ था मेरे साथ चंद्रगुप्त में। ही वॉज प्लेइंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और बड़ा चिल्ड आउट सा बंदा था, वो लड़का है अभी भी। ही स्टार्टेड कॉलिंग मी भाई, बड़ा भाई, बड़ा भाई, एंड आई डोंट नो, वी जस्ट गॉट लॉन्ग। ही गॉट लॉन्ग विद अर्चना ऑल्सो वेरी वेल, एंड वो भैया भाऊजी ही बोलता है हमको, एंड आई ऑल्सो कॉलिंग माई छोटा भाई। सो जब मैं जिम्मेदारी की बात आपको बता रहा था, ही वॉज डूइंग अ शो कॉल्ड बेगूसराय, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट शो वेयर ही वॉज वन ऑफ द लीड्स। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम कि मैं भाई तेरी जर्नी, आई हैड क्लिक्ड हिज उसका पोस्टर लगा था बस के ऊपर, तो मैंने वो बस का पोस्टर क्लिक करके उसको मैसेज किया कि यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर जर्नी, मेरा नाम ख़राब मत करना, बस तू ढंग से काम करना, ऑल दैट। सो उस वक्त उसके बाद कार नहीं थी और वो सेट था नायगांव, तो वो अपने को एक्टर के साथ में शायद उसकी गाड़ी में जाता था लिफ्ट लेके। वन डे ही केम होम एंड ही वॉज वेरी अपसेट आफ्टर द शूट। वो घर आया
उसका फ़ोन आया कि अर्चना को फ़ोन आया कि भाऊजी मैं घर आ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ एंड ऑल दैट, तो आजा घर आजा। ही केम होम एंड ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना भाई कि मैं बता नहीं सकता। क्या हुआ? बोले कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ कुछ, एंड वही एक्टर स्टिफ एंड जो सेट पे होता है, सम ईगो टसल, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड बिटवीन द टू बॉयज़, एंड उसने उसको गाड़ी से उतार दिया बीच सड़क में। हाँ, क्योंकि उसकी गाड़ी थी ना, रो रहा था। ही जस्ट सेड दिस, आई पिक्ड अप माई स्कॉडाज कीज, आई गेव इट टू हिम, बोले कल से तो अपनी गाड़ी में जाएगा। For 4 years he had that car. I never asked for anything because it was my ego that got hurt, because he's my brother. So that is what I mean when I say if I call you my brother, I fucking mean it and I will do what I have to do. मैंने कभी नहीं लिया उससे। वो गाड़ी उसी के पास थी, उसी ने बेची, आगे जाके सब उसको दे दी मैंने कभी नहीं पूछा उससे। So that is what I'm talking about कि अगर मैं आपको अपना भाई बोलूँगा तो मैं मानूंगा, इसलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको ये तो मैंने एक्सपीरियंस से सीख लिया भाई। हाँ, सो मतलब मेकिंग फ्रेंड्स इज़ ईजी है, पर दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है, आता ही नहीं किसी को। और वो दोस्ती ना बचपन वाले निभाते हैं दोस्त। स्कूल के दोस्त जो होते हैं आपके, वो ज़िंदगी भर रहते हैं, बस दैट्स इट। उसके अलावा आपके दोस्त सब काम के, और ठीक है ना यार, लोड क्या लेना है उसका, काम करो मस्त रहो। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। अर्चना को जब आपने प्रपोज किया तो वो भाग गई थी क्या? भाग नहीं गई थी, मैंने प्रपोज ही नहीं किया कभी एक्चुअली। ऐसा क्या? मतलब हम दोनों ने कभी ना ऐसा कोर्टशिप नहीं किया है। वी वर फ्रेंड्स, वी मेट, वी बिकेम फ्रेंड्स, वी हिट इट ऑफ एंड वी बोथ न्यू वी हैव टू गेट मैरिड, दैट्स इट। मतलब शादी कर लेते हैं, शादी, हाँ चलो शादी कर लेते हैं, बस ठीक। बोले तो उसका ये था कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी और पहले तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, टर्रे मत मारो मेरे साथ में। शी वॉज वेरी क्लियर। आई वॉज इन चंडीगढ़ एंड व शूटिंग, फ़ोन पे बात कर रहे थे, रात के 1 बजे होंगे। उसने कहा कि अगर आपको वाकई इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस होल थिंग, you have to speak to your parents and you have to speak to my parents. Like fair enough. I called my father at 1 in the night. I told him कि ऐसे अर्चना आप मिले थे उससे, तो she had gone to my place earlier. जयपुर गई थी वो एक फंक्शन के लिए। मैं कहा आप जानते हो ना, हाँ, I want to get married to her. आप उसके पेरेंट्स से बात कर लो। 2 o'clock my parents called her parents here in Mumbai. और वो दूसरे रूम में थे। तो she got scandalized like what? फ़ोन आ गया? हाँ फ़ोन आ गया, करो बात, तुमने तो बोला था कि बात करने, आप करो बात। And that's how it happened. And my parents spoke to her parents and मैं चंडीगढ़ से आया, तब तक बात फाइनल हो गई। हमारा रोका हुआ, मैं लंदन में था, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए एंड अर्चना's पेरेंट्स आर कैथलिक्स, और मम्मी पापा चांदी का नारियल लेकर आए। तो उन्होंने पूछा लड़का तो नहीं क्या? बोले यही लड़का है। हमारे ऐसी से रोका कर देते हम लोग। I was in London and उसको चांदी के उसके साथ में रोका हो गया, नारियल के साथ में। That's how it happened. And then, yeah. कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपके लाइफ में? अर्चना ने आजकल ये बड़ा वो आता है ना कि इन्वेस्टमेंट आपका, ये बड़े रील्स आते हैं आजकल, पैसे की इन्वेस्टमेंट, SIP कर लो, ये म्यूचुअल फंड, हाँ सब में इन्वेस्टमेंट कर लो। मैं एक एडवाइस देता हूँ आपको, ज़िंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप अपने स्पाउस में करिए। क्या बात है भाई, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इट विल गिव यू सो मच इन लाइफ एंड इट विल टेक अवे, इफ इट द इन्वेस्टमेंट इज रॉन्ग, विल टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू।
पति या पत्नी जो भी आप चुन रहे हैं, सबसे बढ़िया जीवन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप अपने स्पाउस में करिए, समय लीजिए पर करिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ का। आपने वो कर दिया ना, बी रेस्ट एश्योर्ड, बी जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। It was my best investment in life that I did in Archana and that I invested my life in her. And she is not some, लोग हमेशा बोलते हैं ना कि पत्नी बड़ी सपोर्टिव होती हैं, बड़ी सपोर्टिव है मेरा स्पाउस, बड़ा कोऑपरेटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, ये वो है, वैसा कुछ नहीं है। शी इज़ एग्जैक्टली लाइक मी एंड शी स्टैंड्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, शी डजंट स्टैंड बिसाइड मी, शी डजंट स्टैंड behind me. She's right in front of me always, and that's how I like it. She's a very fiercely independent, strong-headed woman, जिससे आजकल सब लड़के घबराते हैं इस तरह की लड़कियों से, because they speak their mind, they know their shit, और वो समझदार होते हैं और वो आपको आपका सच बोल देंगे मुंह पे। और लोगों को सच नहीं सुनना होता, लड़कों को तो स्पेशली नहीं सुनना होता, लड़की से तो बिल्कुल नहीं सुनना होता कि भाई मेरा सच मत ही बता, मैं खुश हूँ, भाग जाते हैं वो लोग। शी इज़ लाइक दैट एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट बीइंग फेमिनिस्ट इज़, आई सपोज दैट यू लेट दैट वुमन बी हु शी इज़। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया अपने आसपास सर्किल में, जो और शादीशुदा मर्द हैं, मुझसे शायद उम्र में बड़े हैं, उनकी शादियां बहुत लंबी हैं, उन्हें समझ में नहीं आते हम दोनों, उन्हें अर्चना समझ में नहीं आती। दे आर लाइक कि एक बार एक वाक़या हुआ, हम एक फ्रेंड के घर पे थे, मतलब छोटी सी बात कि वी हैड टू लीव अर्ली, देयर वर सम पीपल हु केम एंड हम लोग बड़ा ऑकवर्ड से हो जाते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, फिर हम वी गो इन आवर शेल एंड हम लोग चलो निकलते हैं यहाँ से, अब बहुत हो गया, सो वी आर वेरी प्राइवेट पीपल। तो कुछ उनके और दोस्त आए किसी और सर्किल के, तो हम लोग चलो हम निकलते हैं, ओके यू चल, हम निकलने लगे। सो यू नो जो मेज़बान थे वो थोड़ा ज़्यादा बहके हुए थे, तो उन्होंने बोला अरे यार आजीज तू तो जोरू का गुलाम है, जो वो बोलती है वो करता है, उस तू चल अर्चना से पूछ ले यार। व्हाट अर्चना सेड वाज दैट यू नो व्हाट, ही डजंट नीड टू आस्क मी, लाइक व्हाई, बिकॉज ही टोल्ड मी टू, एज सिंपल एज दैट। तो वो चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, देन शी सेड, बोले कि यू आर स्केयर्ड ऑफ मी ना, दैट हाउ स्ट्रॉन्ग वुमेन, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन आई एम, तो जस्ट इमेजिन what kind of a man it will take to handle such kind of a woman. So that is him. He is not Joru ka Ghulam. And we left. So you have to be parallel with each other. वही cooperation है, वही equality है, वही सब है, आपको एक दूसरे के स्पेस देना। और आई थिंक जस्ट लेट इंडिविजुअल बी एन इंडिविजुअल। अगर आप उस तरह के रिश्ते में नहीं हैं तो फिर आप गलत हैं, तो फिर आप गलत जगह अटके हो, फिर आप निकल जाओ वहाँ से। पर अच्छे स्पाउस में भैया इन्वेस्ट करो, बहुत समय लेकर करो, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अर्चना एक्टिंग करना चाहती है वापस? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एक्टिंग, वो राइटिंग बहुत अच्छा करती हैं, वो भी बहुत से शोज़ लेकर रही हैं, रीजनल बहुत काम करती हैं, प्रोड्यूसिंग बहुत करती हैं। और शी इज़ वो ना मतलब माई डैड कॉल्स हर कर्म योगी, तो कर्म योगी है वो, उसको काम नहीं दोगे ना तो पागल हो जाएगी, ऐसी है वो। शी नीड्स टू वर्क लाइक, मैं भी ऐसे ही हूँ यार, दिन भर उसको नींद में भी काम करना है, उसको सोते हुए भी काम करना है, बस काम करना है। शी इज़ लाइक दैट एंड शी इज़ मल्टीटास्कर, 100 हाथ है उसके, कुछ भी करती है। आई कैन मैक्सिमम डू 2 थिंग्स एट ए टाइम बट शी कैन डू लाइक 100। ऐसा हुआ क्या भाई कि तुमने भगवान राम का रोल किया था, उसकी वजह से करियर में लोग तुम्हें सिर्फ उस किरदार के साथ एसोसिएट करने लगे और अपॉर्चुनिटीज़ चली गई? नहीं हुआ। एक तो मैंने बहुत लेटर स्टेज में किया, उसके पहले वो बहुत कुछ देख चुके थे मेरा, उसके बाद में भी मैंने काफ़ी सेलेक्टिवली चीज़ें कर ली, तो वो एक समझ में आ गया कि हाँ चलो किरदार है। दूसरा आई थिंक नाउ ऑडियंस हैव चेंज्ड एंड इवॉल्व्ड अ लॉट। उनको पता होता है कि अब एक एक्टर है जो ये काम कर रहा है, अब तो स्पेशली अब उनको पता होता है ये बात। तो अब वो आई थिंक वो माहौल रहा नहीं कि ऐसा कुछ हो जाता है। एक चीज़ मैंने ऑनलाइन देखी थी, एक और एक्टर है आशीष शर्मा करके,
जिनका रिलेशनशिप चल रहा है बरखा बिष्ट के साथ, जिनका डिवोर्स हुआ है, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है आपके साथ और उनका? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। हाँ, हो जाता है। और एक दो बार कॉल्स भी आए हैं मुझे ऐसे ही, उनके मुझे आ गए, ऐसे करके हुआ एक दो बार, बट मोस्टली नहीं। ज़्यादा पब्लिक डोमेन में ज़्यादा होता है ये। अच्छा। हाँ, वो उसका टैग इधर आ गया, इसका टैग उधर चला गया। कभी पहले तो बीच में तो एक बार उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। उनके कुछ आई थिंक उन्होंने कुछ काम किया जो मेरे इसमें एडिड है, मेरा काम उनके उसमें एडिड हो जाता है, ऐसे भी हुआ है। झलक आपने जीता था जी। उसके बाद कोई और रियलिटी शो किया नहीं ना? नहीं, कोई रियलिटी शो नहीं किया। अभी जब डैड वॉज इन हॉस्पिटल तो तब मुझे हर साल ही आते हैं 2 ऑफर, तब आए थे। फिर मैंने नहीं किया वो, के और बिग बॉस था तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मैं रिफ्यूज्ड एवरीथिंग दैट आई वाज डूइंग बिकॉज आई वांटेड टू बी विद माय फादर। और रियलिटी शोज़ उसके बाद में एक एक्चुअली जिस तरह के मैं करना चाह रहा था, झलक वॉज अ डांस शो। तो वो एक उसमें आप एक अपना जो एक टैलेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी उनको बड़ी तकलीफ़ आती थी मेरे साथ में वो रियलिटी बिट शूट करने के लिए, क्योंकि फिर आप यार बड़े यार क्या करें आपके साथ में, मैं तो डांस ही कर सकता हूँ, मैं डांस ही करूँगा आके, और मैं तुमको स्कैंडल्स तो दे नहीं सकता। इफ़ यू वांट मी टू गिव यू स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज और मसाला जो यूजुअली चाहिए होता है, एपिसोड तो बनाना है उनको भी, और आजकल वो बहुत चलता भी है, तो लाइक नहीं करना है। आई स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा एंड आई लव ड्रामेटिक्स। हमारी इंडस्ट्री में लोगों को लेबल्स देते हैं? हाँ, 100% देते हैं। लेबल्स जैसे टीवी एक्टर है या कैरेक्टर एक्टर है या थिएटर एक्टर है, ये सब होता है। मतलब यहाँ पे तो ये भी लेबल हो जाते हैं कि ये यूपी का एक्टर है तो ये यूपी का एक रोल करेगा, ये बिहार का एक्टर है तो बिहारी रोल ही करेगा। तो ये तो बहुत कॉमन है यहाँ पे। मतलब आप देखो कि आप जैसे आप आते हैं ना कि हमारा किरदार बिहारी है, तो आप सारे बिहार के एक्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं डेटाबेस में, बिहार से कौन है। तो यहाँ का एक्टर बिहारी नहीं बोल सकता है, प्रॉब्लम क्या है? एक्टर है यार, जस्ट एन एक्टर, दैट्स इट। बट दैट्स हाउ इट इज़। कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो इस समय इजीली ट्रांजिट कर चुके हैं फ्रॉम टीवी टू ओटीटी टू फिल्म्स। आप उनके बारे में अखबार में पढ़ेंगे ना, आगे टीवी एक्टर ही लिख के आता है, क्योंकि उनका मैक्सिमम काम टीवी का है। आज भी आता है, कितने सारे एक्टर्स हैं ऐसे। तो आप उनको जब भी पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे, तो उसमें उनके नाम क्या है कि टीवी एक्टर ही मेंशन होता है। बट दैट्स हाउ इट वर्क्स, फाइन, ठीक है। मतलब एक्टर तो एक्टर है एट द एंड ऑफ द डे। ये भी है कि आप एक एक्टर को उनके पिछले काम से परिभाषित करते हैं। मतलब उनका जो आज तक का काम होगा, आप उसी हिसाब से उनको देखेंगे कि यार ये तो इंस्पेक्टर बड़ा अच्छा बनता है, इसको इंस्पेक्टर के लिए बुलाते हैं, वो भी लेबल है। यार ये डॉक्टर बड़ा अच्छा बनता है, यार ये एक्शन बड़ा अच्छा करता है, यार ये रोमांटिक बड़ा अच्छा करता है। भाई वो उसका पिछला काम है, मेरा काम क्या है? मेरा काम ये गुड लुकिंग है, इसको हम रेगुलर रोल कैसे दें? बोलो उसको आपको रेगुलर लगना है, वो लगेगा, उसका काम है। अरे मेरे साथ भी बहुत हुआ है। जब मैं इवेंट्स करता हूँ ना, आई वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इन द कंट्री जो कॉर्पोरेट इवेंट्स में एनर्जी लाया मैं। पागलपंती वाला एनर्जी, माने टेबल्स पे खड़े होकर करवाना लोगों से। और कसम खाता हूँ आशीष, जब लोग कहते थे कॉर्पोरेट सटल होते थे, मैं एनर्जी पावर लाया, पूरा गेम बदल दिया मैंने कॉर्पोरेट इवेंट्स में। एनर्जाइजर्स लाया, यू नो, कॉर्पोरेट लोगों को खड़ा करवा दिया कुर्सी में सब। और बाकी बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हो गए थे मेरे ये स्कूल के साथ। समय के साथ साथ, ऑब्वियसली उम्र के साथ साथ, हम लोग में अलग अलग शेड्स आते हैं ना भाई। मेरे अंदर थोड़ा ठहराव भी आ गया, मेरा EQ, इमोशनल क्वोशंट बढ़ गया, जो मैं करता हूँ। जो हमारा भी पॉडकास्ट हुआ तो उसमें मेरी एनर्जी नहीं थी, मैं तो ज़्यादा कुछ सुन रहा था। और मैं भी ये बैटल कर रहा था, ये स्टैम्प लेबल की हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, ये तो यही कर सकता है। एंड दैट्स सैड, बिकॉज हर इंसान के अंदर अलग अलग शेड्स होते हैं। थैंकफुली मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है तो मैं ये शेड्स दिखा सकता हूँ और वो दिखाता हूँ जो मेरे अंदर से आता है। बट इमेजिन कितने लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो स्टैम्प उनको फ्रस्ट्रेट करता होगा यार। एब्सोल्युटली करता है, क्यों नहीं करता है। यही तो मैं आपको बोल रहा था कि इट कम्स बैक टू अगेन द सेम थिंग कि आप या तो इसके बारे में रो लें, या इससे लड़ लें, या आप अपनी जगह बना लें। तीन ही चीज़ कर सकते हो। तो आई चूज़ कि मैं जगह बनाऊँ अपनी।
जैसे आपने चूज़ किया कि मैं अपनी जगह बनाता हूँ, मैं अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे मैं अपने शेड दिखाऊंगा. वाई बी एट मर्सी ऑफ समबडी? इफ़ यू हैव द टैलेंट, यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेटफॉर्म, यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेस. एज सिंपल एज दैट. एंड टैलेंट डजंट नीड एनीबडीज मर्सी. आई स्ट्रांगली फील आपके अंदर टैलेंट है, आप किसी की मर्जी पे कभी हो ही नहीं सकते. पीपल विल बी एट योर मर्सी बिकॉज दे नीड योर टैलेंट. You don't need them to showcase your talent. They need to exploit your talent. आशीष, कभी कभार ये होता है कि लोग तुम्हें एरोगेंट समझते हैं. हाँ, होता है. क्यों? Because I speak my mind. जो लोग क्लैरिटी से अपनी बात रखते हैं वो रूड ही बोले जाते हैं, एरोगेंट ही बोले जाते हैं. उस वजह से काम चले जाता है. नहीं, आई एम नेवर रूड, एरोगेंट in a way to portray or put forth my things. I speak my mind with clarity, but काम नहीं गया मेरा कभी इससे. क्यों? क्योंकि लोगों को मेरी बात समझ में आती है. क्योंकि वसीम बरेलवी साहब का ना एक गज़ल है, उसका मतला एक, वो सुनाता हूँ आपको. कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, यदि ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है. तो अगर आपको इतना सब्र पता होता है तो काम बन जाता है आपका. आशीष, जब मुझे मालूम था तुम मेरे पास आ रहे थे, मैं एक्साइटेड था तुम्हारे साथ बात करने के लिए, पर तुमने तो डायरेक्ट यहाँ पे छू लिया यार. आई जस्ट लव्ड टॉकिंग, नहीं लिसनिंग टू यू ब्रदर. थैंक यू सो मच. इतना अच्छा लगा तुमको सिर्फ सुनने में. बोलता भी आदमी वही है ना जहाँ पर आपको पता है कि आप सुने जा रहे हैं. ऐसे बहुत जगह होता है जहाँ आपको पता होता है कि सामने वाला सिर्फ सवाल कर रहा है, सुन नहीं रहा है आपको. Thank you for listening to me. And thank you for giving me so many beautiful life lessons. सच्चाई के साथ. And I will cherish these moments with you. Same, yeah. Ashish, thank you. Thank you so much, Siddharth.